बता दिया था, लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें अभी रह रखी, जैसे वन नीति नहीं बताई थी ना, तो थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है हल्का फुल्का, उसको करवाते हैं, फिर मिट्टी करवाते हैं, मिट्टी करवा देंगे ना, तो मिट्टी भी हो जाएगी, वन भी हो जाएगा कंप्लीट। अभी अगला टॉपिक कौन सा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बताओ? मिट्टी तो हो जाएगा आज, मिट्टी, खनिज, उसके बाद खनिज है ना, ऐसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं अभी। लाइट कम कर दो यार, लाइट से ना 15-16 घंटे लाइट में रह रहे हैं, तो लाइट से इरिटेशन हो जा रहा है, इरिटेशन हो रहा है बहुत भयानक वाला लाइट से। हाँ इससे पता क्या हो रहा है, स्ट्रेस, सिर दर्द हो रखा है बहुत तगड़ा वाला। अभी ना मैंने नोटिस किया ना इस चीज को, कि कोई दिक्कत तो है नहीं लाइफ में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, उसके बाद सिर में दर्द, सुबह उठता हूँ तब सिर में दर्द शुरू होता है, रात तक सिर दर्द होता है पूरे दिन भर। तो पता चला कि फिर 9-10 घंटा क्लास में निकलता है, तो लाइट रहती है पीछे बोर्ड पर, सामने ऊपर से लाइट रहती है, सामने डिस्प्ले लाइट रहती है। हाँ तो फिर मैंने चश्मा भी मतलब नहीं लगा रहा था, फिर अब दोबारा से बनवा के लाया हूँ, तो इरिटेशन हो रहा है ना। फिर फोन भी चलाते हैं तो फोन का भी बहुत यूज होता है, फिर चूंकि यहाँ पर अकेले रहना होता है ना, तो अकेले रहने से एक चीज हो रही है कि कमरे में जैसे रहते हैं, तो अब टाइम पास करने के लिए टीवी वगैरह देख लिया, ऐसे लाइट बंद करके, आंख बंद करके भी नहीं रह सकते दिन भर, तो लगभग 16 घंटा 15 घंटा लाइट में पूरा आंख खराब हो रखी है, तो है थोड़ा सा कर रहा है यार, वो क्लास लाइव हो जाना तो फिर करते हैं। हो गया भाई, चलो सुनो एक बार, बातें निकली। अभी ना प्लीज थोड़ा सा शांति से बैठो। अरे भाई हेलो, शांति से बैठो प्लीज। नितेश, कोई भी फालतू बोलता बकवास कर देके बात निकाल देना। सुनो भाई, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, कौन सा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, और ये होती है 1 जून 1981, 1 जून 1981। अंग्रेज वैसे तो कई सारे काम कर गए, लेकिन इस पे काम नहीं कर गए, पेड़ों को काटते बहुत थे, क्योंकि इनसे आय मिलती थी, पैसा मिलता था इनको, तो लकड़ी का बहुत उपयोग होता था। अभी तो भाई अभी तो लकड़ी का, वुड का अपने पास में एक विकल्प आ गया, एक तो लोहे का बहुत उपयोग हो गया, तो बहुत सारी चीजें जो लकड़ी से होती थी अब लोहे से बनने लगी हैं। लेकिन बात यह है ना कि लोहा भी निकालने के लिए ऊपर से लकड़ियों को काटना पड़ता है, पेड़ काटते हैं, है कि नहीं? तो एक वो है प्लास्टिक आ गया था, तो धीरे धीरे लकड़ी का उपयोग कम हुआ और लोहा ज्यादा उपयोग। जैसे जिस मेज के ऊपर आप बैठे हैं, ये 20 साल पहले ये सब मेज जो बनती थी सब लकड़ी की बनती थी, अब आप लोहे की मेज पर बैठे हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हजारों हजारों लाखों लाखों मेज बनने में कितना लकड़ी बची होगी, है कि नहीं? तो फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए, फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए, यार ये बच्चा क्यों लिख रहा है, ये हिमांशु कुमार, कमेंट पढ़िए सर, और ज्योग्राफी के नोट्स दीजिए सर, आज दीजिएगा, सब अपलोड हो गया ना, ये क्यों लिखते हैं नोट्स के लिए? पता नहीं है, कई लोगों को ढूंढना नहीं आता है नोट्स कहाँ पर है, क्या करें बताओ? चलो सुनो, देखो ये लक्ष्मण का दिखाना, लक्ष्मण जो बच्चा लिख रहा है, नीचे करो नीचे करो, इधर, इधर नीचे, कौन सा वाला? सब डाल रखे नोट्स, क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन पे नोट्स नहीं डाला है, टेलीग्राम पे है यार, दोनों जगह क्या दिक्कत क्या होती है तुम्हें डालने? एक मिनट एक मिनट, ऑनलाइन के बच्चों को, जो ऑनलाइन में जिनका एडमिशन है, उनका नोट्स तो मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, और जो बच्चे ऑफलाइन, अरे रुक जा यार, नहीं है नहीं कर रहा है, बाकी जो बच्चों के पास में है, वो कहाँ से आ गया? तो फिर टेलीग्राम में निकालो आप। भाई टेलीग्राम में क्या होता है ना कि फिर वो पीछे चला जाता है, दूर मिलता नहीं है, इसलिए ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका चला गया कहाँ पर? टेलीग्राम के अंदर, और ऑनलाइन के बच्चों का एप्लीकेशन में जा चुका है नोट्स। अब दोबारा से नोट्स के लिए मुझे कोई नहीं बोलेगा, है ना? चलो आगे ध्यान दो। तो स्थापना हुई 1 जून 1988, 1 जून 1981, 1 जून 1981, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की क्या हो गई स्थापना। एक बात देखो, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड, देहरादून कहाँ पर? उत्तराखंड। तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का क्या है मुख्यालय? इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 4। 4 क्षेत्रीय कार्यालय में सबसे ऊपर की तरफ एक पड़ता है शिमला, कहाँ पड़ता है? पूर्व में है कोलकाता, पूर्व में कहाँ पर है? तो उत्तर में शिमला, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में है नागपुर, पश्चिम में कहाँ है? नागपुर, और दक्षिण में है कहाँ पर? बेंगलोर, दक्षिण में कहाँ है? बेंगलोर। तो दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में और पूर्व में कोलकाता। तो शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर, 4 क्षेत्रीय कार्यालय। अब देखो इसका नाम है डिपार्टमेंट का भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या नाम है इसका? तो वनों का सर्वेक्षण करेगा। क्या करेगा? वनों का सर्वेक्षण। 81 में स्थापना, 6 साल बाद पहली रिपोर्ट जारी करेगा, और 6 साल बाद का मतलब हो गया वर्ष आ गया 1987। 81 में स्थापना, 6 साल बाद रिपोर्ट जारी, और 87 में पहली रिपोर्ट आती है 87 के अंदर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने पहली रिपोर्ट कब जारी की? 1987। उसके बाद प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में, उसके बाद कितने? 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है? वन रिपोर्ट जारी करता है। पहली जो वन नीति आई थी 1952 में आई थी, 47 में आजाद हुए, 48 में 50 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद बात हुई भाई पेड़ों को भी ध्यान रखना है, तो पेड़ों को ध्यान रखने के लिए 1951 में पहली बार क्या हो गया? 1951 52 में पहली बार क्या हुआ? ये आई आपका वन नीति। अब 52 से लेकर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 35 साल निकल गए, और 35 साल बाद वन नीति जारी हुई, और उसमें पाया गया कि वनों को काफी नुकसान हो रहा है। तो वनों को संरक्षित करने के लिए हमें एक वन नीति की जरूरत है। तो उन्होंने जो 52 की नीति थी उसमें संशोधन करके और नई वन नीति को प्रस्तुत किया, और नई वन नीति प्रस्तुत हुई 1988 के अंदर। 87 में रिपोर्ट आई, 88 में वन नीति जारी। देखो 1952 पहली वन नीति, 1952 में पहली वन नीति, 1981 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, 1987 पहली वन रिपोर्ट जारी, 1988 1952 की वन नीति में क्या कर दिया गया? संशोधन।
तो 88 की वन नीति में ये कहा गया, और उसमें कहा गया कि भाई साहब जितना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग या 33% हिस्से पर क्या होना चाहिए, वन होना अनिवार्य। समझ में एक बात? तो वन नीति 1988 के अनुसार कितने भूभाग पर वन होने चाहिए, 1/3 या 33%। आई बात समझ में? अब कहा गया कि देखो ठीक है, बात तो मान ली 33% वन लगा लेंगे, लेकिन अगर मान लो कि 100 बीघा जमीन हमारे पास में उत्तर के विशाल मैदान में उपलब्ध है, उसमें 33 बीघा में तो आप वन ही लगा दोगे, फिर खेती कहाँ होगी, है कि नहीं? तो बोले ठीक है, काम करो कि जो मैदान है उस मैदान में वन कितना होना चाहिए, 20%, लेकिन पर्वतीय भाग कितना होना चाहिए, 7, क्योंकि पर्वतीय ढालों पर खेती तो होती है लेकिन सब जगह पे नहीं होती। तो बोले पेड़ लगाओ, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, कहाँ पर, पहाड़ों में लगाओ, ताकि तो अपरदन भी नहीं होगा, है ना, लैंडस्लाइडिंग भी नहीं होगी, और एक हमारा वन आवरण भी उसमें बढ़ जाएगा। सही बात है, ये होगी बात यहाँ तक। फिर चलिए आप आगे अभी बताते हैं। तो वन महोत्सव मनाया जाने लगा देश में, और वन महोत्सव के जनक कौन थे, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, यही है ना के मुंशी, तो के एम मुंशी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, भोपाल। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान, देखो उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ पर है, उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध मतलब दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में कहाँ पर आएगा, तिरुवनंतपुरम आएगा। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है, केरल। केरल की राजधानी कौन है, तो केरल की राजधानी में उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान केंद्र है, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान। ये बताइए, हाँ मतलब दक्षिण भारत के वनों के विकास से संबंधित अनुसंधान करता है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट अगली बात बताओ। अगला टॉपिक है, इसका नाम है मिट्टी। क्या नाम है इसका, तो भाई सुनो, मिट्टियों पर आप ध्यान दो। मिट्टी पर ध्यान दोगे तो आपको, मुझे तो ना बहुत खुशी हुई आज क्लास लेने में। खुशी ये हो रही है कि बस हाँ सिलेबस खत्म। खुशी इस बात की है कि समय से हमने कंप्लीट कर लिया, समझ रहे हो भाई। अब तो एक टॉपिक आज मिट्टी भी हो जाएगा, अभी मिट्टी आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे मिट्टी हो गई, परिवहन शुरू कर लेंगे हम, और कल परिवहन भी समाप्त हो जाएगा, कल खनिज भी चालू हो जाएगा। तो फिर क्या टॉपिक बचेगा, एक बचेगा केवल एग्रीकल्चर, बस खाली जनगणना और खनिज। परसों हम इंडियन ज्योग्राफी, सारा बता रहा हूँ, परसों हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके होंगे। परसों नहीं, बकवास नहीं करनी, मूड ठीक नहीं यार, पागल क्या। तो परसों हम कंप्लीट कर लेंगे, और परसों तुम्हारे जैसे कंप्लीट होगा तो अगले दिन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं बहुत सीमित पढ़ाऊंगा, बात समझ रहे हो, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, और मैं गारंटी नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट पढ़ा दूंगा, बात समझ रहे हो। एक्सपेक्टेशन ऐसे मत करना यार, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ऐसे पिछली बार तो ये भी बताया था, उस बैच में ये भी बताया था, इस बात में ये आ गया, तो नहीं समझे, ऐसे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट पढ़ा दूंगा जो मतलब। और संडे को आपने लंबी क्लास रखेंगे, 5-6 घंटा क्लास, हो सकता है मैं संडे को आपको 2 बार बुलाऊं भाई। देखो ऐसा है, मेरी बात सुन बेटा, प्लीज प्लीज एक बात सुनो प्लीज, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने खुद 12 घंटे क्लास पढ़ी हुई है, 2.5-3 महीना तक। मैंने, हमारी सुबह 7 बजे क्लास होती है, 7 से 9:30 सर पढ़ाते, 15 मिनट ब्रेक, फिर लगातार 2.5 घंटे क्लास, फिर 2 घंटा ब्रेक, फिर 2.5 घंटा क्लास, फिर 15 मिनट ब्रेक, फिर 2.5 घंटा क्लास। मैंने खुद पढ़ी है। सुनो, होता क्या है ना कि फिर सिलेबस हाथ में आ जाएगा ना एक बार, तो सिलेबस टाइम से जब निपट जाता है ना, तो एक तो आप मेंटली फ्री हो जाते हो कि यार सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, ये अपना कंटेंट हमारे हाथ में है, ये अपने को पढ़ना है, रिवीजन करना है, समझे नहीं समझे। और एक तुम्हारा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो ज्योग्राफी होते एक साथ नई क्लास शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो लंबा चौड़ा नहीं खींचना है अपने को, टाइम से कंप्लीट करना है, कोशिश करना है समय से कुछ पहले ही हो। अब समय है नहीं ना अपने पास, हाँ टाइम है, तुम बताओ, नवंबर गया, दिसंबर 1 महीना है बस, जनवरी पेपर है, ऐसे तो है, 1.5 महीना भी नहीं है, पूरा 1.5 महीना मान लो बस, 40 दिन है, 40 दिन में क्या करोगे बताओ। इसलिए मिट्टी को देखो, शुरू करते हैं मिट्टी को शुरू करते हैं। मिट्टी लैटिन वर्ड है सोलम, कौन सा है, सोलम, एक सोलम वर्ड से बना है, सोलम वर्ड से। तो सोलम शब्द है वो सोलम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फर्श। सोलम का मतलब क्या होता है, फर्श। तो मिट्टी जो शब्द है, मिट्टी का मतलब लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, फर्श या फ्लोर होता है, फर्श या फ्लोर होता है। एक बात होगी। दूसरी बात पर चलते हैं। मिट्टी वास्तव में भूपृष्ठ की सबसे ऊपर की परत है, जिसका निर्माण होता है चट्टान चूर्ण से। किस निर्माण होता है ना, चट्टान चूर्ण से नहीं, चट्टान चूर्ण और ह्यूमस के योग से, चट्टानों के चूर्ण और ह्यूमस के योग से। आपने पत्थर लिया, पत्थर को पीस दिया आपने, पीस के बारीक पाउडर बनाया, सर मिट्टी में ना, ये रॉक पाउडर है, चट्टान चूर्ण मिट्टी नहीं। मिट्टी कब बनेगी, जब उसके अंदर हम वनस्पतियों का सड़ा गला अंश मिला देंगे, जब उसमें उत्पादकता आ जाएगी तो मिट्टी बन जाती है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेनेट, क्या नाम है, बेनेट। बेनेट कहते हैं कि मिट्टी भूपृष्ठ की ऊपरी परत है, जिसका निर्माण चट्टान चूर्ण और ह्यूमस के आपस में मिलने से होता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहेगा, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन का पेडोलॉजी है, तो एक होता है पेट्रोलॉजी। क्या होता है, पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी जो है, पेट्रोलॉजी, ये तो चट्टानों का अध्ययन, किसका अध्ययन है, चट्टानों का अध्ययन। तो चट्टानों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका पेट्रोलॉजी होता है, चट्टानों का अध्ययन। और जो आपका पेडोलॉजी होता है वो किसका होता है, मिट्टी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी। अब सुनो आप, मिट्टी में क्या क्या होता है, मिट्टी के अंदर किन किन से मिलकर मिट्टी बनती है। तो भाई मिट्टी अलग अलग चीजों से मिलकर बनती है। या तो आप ये कह दो कि मिट्टी को कौन कौन प्रभावित करता है। तो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, और मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला जो सबसे मुख्य कारक है वो पेरेंटल रोग, या जिसको हम बोलते हैं जनक चट्टान होती है। आपने कहावत सुनी है, जैसे खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसी संगत वैसी रंगत। सुना है, तो जैसी चट्टान वैसी मिट्टी। अगर चट्टान लावा की है तो लावा की चट्टान अगर टूटे फूटेगी तो काली मिट्टी का विकास होगा। क्रिस्टल की आग्नेय चट्टानों के अंदर टूट फूटेगी तो लाल पीली मिट्टी बनेगी। समझे नहीं समझे। तो एक बड़ा कारक है प्रभावित करने वाला, और ये है जनक चट्टान है। जैसी चट्टान होगी उसका प्रभाव मिट्टी के विकास पर पड़ेगा, एक बात। दूसरा कारक है, और दूसरा कारक है जलवायु। दूसरा कारक कौन सा है, जलवायु। जलवायु के अंदर 2 फैक्टर आते हैं जलवायु में, एक तो आता है तापमान, और एक आता है तापमान के अलावा वर्षा। देखो वर्षा पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर तापमान ज्यादा है लेकिन बारिश कम है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मानो आप कि किसी क्षेत्र में टेम्परेचर तो जाता है, तापमान तो क्या है, जाता है, लेकिन वर्षा को जो है वो भी जाता है, तापमान भी ज्यादा और वर्षा भी जाता है। ऐसे क्षेत्रों में एक क्रिया होगी जिसको बोलते हैं निक्षालन, लीचिंग। कौन क्रिया होगी, लीचिंग होगा, निक्षालन होगा, लीचिंग या निक्षालन होगा, लीचिंग या निक्षालन होगा। तो लीचिंग या निक्षालन जब होगा तो लीचिंग या निक्षालन से, लीचिंग या फिर निक्षालन से मिट्टी के ऊपरी परत में उपस्थित अधात्विक खनिज वो घुल करके, जैसे चूना है, जैसे जिप्सम है, इस तरीके के जो तत्व होते हैं, सिलिका है, वो ऊपरी तत्व घुल करके पानी के साथ और नीचे चले जाएंगे, और ऊपर की परत में लोह धात्विक खनिजों क्या हो जाएगी, अधिकता। लोहा क्रिया करके बनाएगा आयरन ऑक्साइड, और ऊपर लाल मिट्टी की क्या हो जाएगा, विकास। ऐसी मिट्टी को हम बोलते हैं लैटेराइट। कौन सी मिट्टी बोलते हैं,
तो देखो निक्षालन की जो प्रक्रिया होती है, उस निक्षालन की प्रक्रिया से किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है? लैटेराइट मिट्टी का क्या होता है? विकास होता है। लैटेराइट मिट्टी का क्या होता है? विकास। लैटेराइट मिट्टी का विकास होता है लैटेराइट का। लैटेराइट मिट्टी बनती है, ठीक है ना, लैटेराइट मिट्टी बनती है जिसको बोलते हैं लैटेराइट। तो लैटेराइट मिट्टी आएगी, जैसे तापमान तो ज्यादा है लेकिन रेनफॉल या वर्षा क्या है? कम है। मरुस्थल में मिलेगा ऐसा हाल, तो ऐसी स्थिति कहाँ मिलेगी? मरुस्थल। तो मरुस्थल में कौन सी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी होगी। भाई वहां पर तापमान ज्यादा है थार में और बारिश कम हो रही है, तो वहां पर रेतीली या कैसी मिट्टी का हो गया? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मिट्टी होती है वहां पर जो मिट्टी मिलती है कौन सी होती है? मरुस्थलीय, है ना, रेतीली या मरुस्थलीय होती है। एक और कंडीशन है कि सब तापमान कम है, तापमान ज्यादा नहीं है लेकिन बारिश बहुत हो रही है, ऐसे में मिट्टी का विकास होता है पीट या दलदली। पीट या दलदली, पीट या दलदली, है ना, पीट या दलदली, ठीक है ना। तो पीट या दलदली मिट्टी का विकास होता है ऐसे, ठीक है। तो पीट या दलदली मिट्टी होती है जैसे जो हिमालय के सारे सारे का जो क्षेत्र है तराई, तो बारिश अच्छी होती है हिमालय के सारे, लेकिन तापमान भी क्या है? कम है, तो कम ताप बारिश ज्यादा। जो डेल्टा है नदियों के वहाँ आर्द्रता अधिक है, तो तापमान क्या है? कम है और पानी की उपलब्धता अधिक है, तो पीट या दलदली मिट्टी का विकास हो गया। समझे कि नहीं समझे? मिट्टी के को तापने और वसन ने क्या प्रभावित किया? एक और बात समझो, मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर हम 3 वर्ग बना सकते हैं, मोटे मोटे 3 वर्ग बनाए। तो 3 वर्गों में एक होता है रेत, ये इसको बोलते हैं सैंड। रेत क्या होता है? सैंड। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं गाद, क्या बोलते हैं? गाद। जिसको बोलते हैं सिल्ट, क्या बोलते हैं? सिल्ट। और एक होता है मृतिका, या जिसको बोलते हैं गाद। मृतिका, सॉरी यार, मृतिका मतलब क्ले, मृतिका मतलब क्ले। सबसे मोटे कण जो होते हैं वो सबसे मोटे कण कौन से हैं? क्ले। सबसे मोटे कण कौन से हैं? क्ले। सबसे मोटे कण क्ले। सबसे बारीक कण, सबसे बारीक कण कौन से होते हैं? मृतिका, क्ले। सबसे बारीक कण ये मृतिका होते हैं। रेत रेत न्यूनतम नमी धारण की क्षमता, न्यूनतम नमी धारण की क्षमता, न्यूनतम नमी धारण की क्षमता, और इसमें अधिकतम नमी धारण की क्षमता। इसमें आएगा अधिकतम नमी धारण की क्षमता, अधिकतम नमी धारण की क्षमता, अधिकतम नमी धारण की क्षमता। मेरी बात समझे? भैया सुनो एक बार, ऐसा क्यों? यार न्यूनतम क्यों, यहाँ ज्यादा क्यों? कारण सुनो एक बार। मिट्टी के कण अगर मोटे होंगे तो मोटे कण होंगे तो उनके बीच गैप ज्यादा होगा, और वे गैप मिल मिल के और एक नली बना लेते हैं, पाइप बाल के समान पतली पतली नलियों का क्या हो जाता है? विकास। उनको कहते हैं कैपिलरी या फिर केस नली। कैपिलरी या केस नली। और केस नली गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है। अगर मिट्टी में केस नलियां बन जाएंगी, बहुत सारी करोड़ों करोड़ों मिट्टियों में केस नलियां बन जाएंगी, तो वो तो विपरीत काम करेंगे गुरुत्वाकर्षण के, नीचे का पानी ऊपर आएगा, ऊपर आकर पानी का वाष्पीकरण, और मिट्टी की नमी धारण की क्षमता खत्म। यदि बारीक मिट्टी होगी तो उसमें केस नलियों का निर्माण नहीं होगा। केस नली नहीं बनेगी तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि केस नली अगर नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि नीचे की नमी नीचे ही बनी रह जाएगी। और काली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, वो उसकी प्रकृति होती है मृतिका। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी? मृतिका, क्ले। उसमें बारीक कण बहुत होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी की चट्टानें, लावा की चट्टानें, वो बहुत धीरे धीरे अपरदित होती हैं। लावा की चट्टानें धीरे अपरदित होती हैं, धीरे अपरदित होने की वजह से, और उसमें क्या होगा कि जब मिट्टी चट्टान का अपरदन धीरे होगा तो कण बारीक होंगे, इसलिए लावा से जो बारीक मिट्टी बनती है, बारीक कणों वाली मिट्टी बनती है, उसमें नमी धारण की क्षमता सबसे ज्यादा। भारतीय मिट्टियों में काली मृदा, जिसको रेगू कहते हैं या जिसको कपासी मिट्टी बोलते हैं, उसमें नमी धारण की क्षमता सबसे ज्यादा। सबसे कम नमी धारण की क्षमता मरुस्थलीय मिट्टी में, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, सैंडी सॉइल। एक ऐसी मिट्टी बन जाए जिसमें रेत, गाद और मृतिका तीनों की मात्रा क्या हो? समान। तीनों यदि समान मात्रा में हो तो वह मिट्टी जो बनती है ना, उस मिट्टी को कहते हैं लोमी मिट्टी कहते हैं। लोमी, या इसको कहा जाता है हिंदी में दोमट। ये मिट्टी क्या कहलाती है? दोमट। दोमट मतलब समझ में आई? ऐसी मिट्टी जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों समान मात्रा में हो, ऐसी मृदा को हम कौन सी मिट्टी कहते हैं? लोमी मिट्टी कहते हैं। आगे समझ में? लोमी मिट्टी। तो ये कुल मिला के बात है। तो एक कारक अपने देखा, जलवायु भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। एक कारक है ह्यूमस। ह्यूमस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमस क्या होता है? वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का सड़ा गला जो अंश होता है, उस सड़े गले अंश को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। सड़ा गला अंश क्या कहलाता है? ह्यूमस। मिट्टी में जब ह्यूमस मिलता है तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता या उपजाऊपन की क्षमता बढ़ जाती है। तो ह्यूमस भी बड़ी स्तर पर प्रभावित करता है। एक होता है समय, जो मिट्टी पुरानी होगी, ओल्ड होगी, वो मैच्योर ज्यादा होगी, परिपक्व होगी, उसमें मृदा परिच्छेदों का विकास ढंग से हो जाएगा। एक होता है सूक्ष्म जीव, मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव। ये क्या है भाई? सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी के अंदर, ये भी प्रभावित करते हैं। अगर सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर चक्कर मारते रहते हैं, और चक्कर मारते रहते हैं ना, तो वो चक्कर मिट्टी के अंदर जो लगातार घूमते हैं तो मिट्टी पोली बनी रहती है, उसके अंदर हवा की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से होती रहती है। तो सूक्ष्म जीवों से मिट्टी प्रभावित होती है। और एक आपका आता है कारक जिसको बोलते हैं कौन सा? उच्चावच, रिलीफ। उच्चावच, रिलीफ। यदि रिलीफ में हो गया, यदि पर्वतीय ढाल है, मिट्टी की पतली विकसित होगी, अगर घाटी है तो मिट्टी की मोटी परत का क्या होता है? विकास होता है। तो इस प्रकार से उच्चावच भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। बताओ बातें समझ में आई नहीं? अब सुनो, आप भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण, और भारतीय मिट्टियों का जो वर्गीकरण होगा वो कैसे किया जाता है? सुनो, भारतीय मिट्टियों को बांटा गया है 8 प्रकार और 27 उप प्रकारों। लेकिन भारतीय मिट्टियों को वर्गीकृत करने का जो काम है वो सबसे पहले किया 2 विद्वानों ने, एक आता है वॉयलर और एक आता है लीदर। एक वॉयलर और एक आते हैं लीदर। तो मृदा वर्गीकरण का जो कार्य सबसे पहले किया गया वो किया गया सर्वप्रथम वॉयलर ने, और किसने किया? लीदर। वॉयलर व लीदर। सुनो बच्चा, वॉयलर लीदर ने किया, लेकिन एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। ICAR ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और ICAR ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने जो आधार लिया, जो बेस लिया, वो लिया एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है रॉय। कौन आते हैं? रॉय। शायद इनका नाम था SP रॉय था शायद। तो इनके द्वारा जो रिसर्च किया गया, रॉय महोदय ने जो रिसर्च किया, जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसको आधार मानकर, और ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके अध्ययन के आधार पर भारतीय मिट्टियों को 8 प्रकारों और 27 उप प्रकारों में क्या किया? वर्गीकरण। 8 प्रकार और 27 उप प्रकारों में, 27 उप प्रकारों में, 8 प्रकारों और 27 उप प्रकारों में बांटा। 8 प्रकारों में 27 उप प्रकारों। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, एक खादर और एक बांगर। जलोढ़ एक प्रकार है, खादर बांगर 2 उप प्रकार है। ऐसे बहुत बड़ा वर्गीकरण आता है, लेकिन हमें सिर्फ 8 प्रकारों पर ध्यान देना है, ठीक है ना? तो देखो जो वर्गीकरण आया उसमें 8 मिट्टियां जो बताई गई, वो 8 मिट्टियां कौन कौन सी हैं? एक बार हम एक एक करके सुनते हैं इसको, ठीक है ना? एक एक करके सुनते हैं। पता है आपको बताऊं मैं, अरे यार
मैं शहर वाला जो जीवन है ना, ये इससे बहुत दुखी हो चुका हूँ। शहरी जीवन बताओ यार, लोग पता नहीं क्यों पागल हुए हैं, गांव छोड़ छोड़ के क्यों आ रहे हैं, पता नहीं गांव छोड़ के क्यों आ रहे हैं लोग। देख रहे हो ना गांव से कैसे शहर में आ रहे हैं लोग, है ना, लगातार मतलब आबादी बढ़ रही है। और है, अरे तुम नहीं, मोह माया की बात नहीं है। तो फिर कोई आदमी कहेगा गांव यहाँ 50 लाख रुपए की जमीन ले लेंगे, फिर गांव में क्या चाचा जमीन ले लिए पटना में, ले जा रहे हैं बच्चों को। अरे भाई तो बड़ी बात नहीं है ना, इतना खराब है बताओ, पोल्यूशन कितना है, कितना रेडिएशन है। ओ हो, देख एक नंबर पे जो मिट्टियों का प्रकारों में है वो कौन सा है, जलोढ़। कौन मिट्टी आती है, चलो सबसे पहला प्रकार कौन सा है, चलो आपके गांव में दिनचर्या ऐसी रहती होगी, सुबह सुबह उठते होंगे 6 बजे, खेत में चले जाते होंगे ना। मैं 4 किलोमीटर जाता हूँ, 3-4 किलोमीटर डेली खेत में, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाना, नीम की दातुल तोड़ के आराम से 3 किलोमीटर आना। सुबह सुबह गांव में कितने लोग मिलते हैं, सबसे सुबह सुबह रामकृष्ण होती है ना, बोल चाल कितना बढ़िया रहता है ना, अलग जीवन है। चल क्या, लेकिन हम खुद ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा मृदा समूह भारत का कौन सा है, जलोढ़। जलोढ़ मृदा कौन सी मृदा है, एक नंबर पे जलोढ़। दूसरी एक मिट्टी है, इसको बोलते हैं लाल पीली, कौन सी है, दूसरी कौन सी, लाल पीली, दूसरी लाल पीली, तीसरी कौन सी, काली, तीसरी कौन सी है, काली, तीसरी कौन सी, काली, 4 नंबर लैटेराइट, चौथी कौन सी है, लेटर। इन 4 मिट्टियों में सबसे अधिक जो मिट्टी मिलती है कौन सी है, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक नंबर पे आपने कहा जलोढ़, एक नंबर पे, 2 नंबर पे नाम दिया लाल पीली, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर काली, 3 नंबर पर, 4 नंबर लैटेराइट, 4 नंबर, 5 नंबर पर है मरुस्थलीय, 5 पर कौन सी है, मरुस्थलीय, 5 पर आई मरुस्थलीय, 6 पर नंबर आती है पर्वतीय, 6 नंबर पर पर्वतीय, 6 नंबर पर पर्वतीय, 7 नंबर पर पीठ, 7 पर पीठ, पीठ या दलदली है ना, और 8 पर आती है लवणीय, 8 पर आती है देखो अगर आप मेरे से ये पूछना चाहो कि 10 लाइन बता दो यहीं खड़े खड़े जिसमें से प्रश्न आएगा, जब तो सुन लो 10 लाइन, और कहूँ नहीं सारी बताओ तो मैं सारी बता देता हूँ। 10 लाइन बताओ पहले। तो एक नंबर लाइन है, सबसे बड़ा मृदा समूह है जलोढ़, जिसमें 2 आती है नई खादर और पुरानी बांग। ठीक है, एक प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपका मिट्टी कौन सी है, लाल पीली, कोई प्रश्न नहीं आएगा। अधिक से अधिक आएगा तो ये पूछेगा आयरन ऑक्साइड ज्यादा मिलता है, या फिर मोटे अनाजों की खेती होती है वो कौन सी, लाल पीली। क्लियर है ये। 3 नंबर पर मिट्टी कौन सी थी, काली। इसके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे अधिक नमी धारण क्षमता किसकी है, उसके अलावा दूसरी बात कह रहा है, और दूसरी बेटा इधर आजा, खड़ा होकर तुरंत आजा, हाँ तुरंत आजा बेटा, तुरंत आजा, तुरंत आजा, बोली मत, तुरंत आजा, आजा इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। क्यों हरकत कर रहा, मुझे मत बता, इधर बैठ चुपचाप कर, बकवास मत कर, जल्दी बैठ जा, टाइम नहीं इतना, जुदा निकाल लूंगा, इधर जा। तो अगला प्रश्न सुनो, अगला प्रश्न, अरे जा, मैं ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, नमस्ते गुरुजी, देखो इसका लिखने का, नमस्ते गुरुजी, आज आपका मूड ऑफ है ना, तो क्लास करने में अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है स्कूल वाला मास्टर आ गया है, और डर लग रहा है, मूड ऑन कीजिए सर, स्माइल कर दीजिए, तो दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना कीजिए, अगर मोहब्बत है तो है, वरना नकाई ना की जाए, है ना, चुपचाप पढ़ाई कर, बकवास कर, मूड ऑफ नहीं यार, मारूंगा बहुत, डर है। 8 मिट्टी है, अगला प्रश्न सुन लो, लेटराइट जो मिट्टी है, लेटराइट, लेटराइट मिट्टी के अंदर, अच्छा नमी धारण की सर्वाधिक क्षमता काली, क्रिटेशियस लावा चट्टानों से कौन बनती है, काली, मृतिका की सर्वाधिक मात्रा काली मिट्टी। प्रश्न हो गए 6। प्रश्न नंबर 7 पर सुन लो, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में की जाती है मसालों की खेती, किसी जाती है, जैसे कॉफी है, इलायची है, ये सब काजू वगैरह है, इन सब खेती किसमें होती है, ये लेटराइट। इसके अलावा आप आ जाओ, सबसे मोटी कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी, सबसे कम नमी धारण किसमें आती है, मरुस्थलीय मिट्टी। इसके अलावा आपकी पीठ, दलदली मिट्टी, तो देखो डेल्ही टाउन में जो मिलती है, हिमालय के सारे तराई जहां पानी भरा हुआ है, उस दलदली भाग में जो मिट्टी है कौन सी, पीठ है। और इसके अलावा एक मिट्टी लवणीय, जिन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति हुई, जहां मसालों रासायनिक उर्वरक ज्यादा डाले गए और जहां कृषि में सिंचाई का ज्यादा कार्य हुआ, वहां पर जिस मिट्टी का विकास हुआ नहरों के आसपास, मिट्टी कौन सी, लवणीय, सारे ज्यादा। ये 10-12 प्रश्न है, गिने चुने सीधे सीधे जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं, ये सीधे प्रश्न है, इनसे बात कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, होगा ये तो की बात होगी। अब आते हैं एक मिट्टी के ऊपर क्या क्या जानकारी है। वैसे इसमें ज्यादा लिखा भी नहीं है, काम काम का लिखा हुआ है, लिमिटेड है, पहले ऑलरेडी इसमें बहुत सीमित लिखा हुआ है, फालतू चीज में है नहीं। तो देखो भाई, सबसे पहले मिट्टी कौन सी आई, सबसे पहले मिट्टी आई कौन सी, जलोढ़। कौन मिट्टी आई, जलोढ़। अगर आप इस जलोढ़ मिट्टी में चलेंगे, अगर आप इसमें चलोगे मेरे भाई, तो इसके अंदर जलोढ़ मिट्टी के अंदर देखो इस मिट्टी का विकास कैसे होगा। तो देखो नदी जब बहेंगी, अच्छा जलोढ़ कौन होता है, जो जल के साथ बहकर आई वो क्या कहलाती है, जलोढ़। जल के साथ बहकर आई क्या कहलाती है, जलोढ़। देखो जब नदी आएंगी तो नदियां अपने साथ में कहलाती हैं अवसाद। तो देखो अवसादों के निक्षेपण से जो मिट्टी विकसित होती है, अवसादों के निक्षेपण, अवसादों के निक्षेपण से जिसका विकास हुआ है। अवसादों का निक्षेपण कौन करिए, नदी। तो नदियों द्वारा अवसादों के जमा करने से जो मिट्टी विकसित होती है कौन सी होती है, होती है जलोढ़। सुनो भाई, ऐसी मिट्टी जो जहां बनी वहीं पर है, जैसे काली मिट्टी जहां बनी, काली मिट्टी वहीं प्राप्त हो रही है, उसको कहते हैं मंडलीय, जोनल सॉइल। कौन सी है, जोनल सॉइल या मंडलीय मिट्टी, ठीक है ना। अरे यार ये मुझे लग रहा है ना, ये सब प्रयोग तुम खुद ही कर रहे हो, हैं। देखो भाई मैं तो क्या हूं ना, मैं तो शायरी इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे, अच्छा नहीं वैसा मत समझना कि मैं कोई दिल टूटा हुआ हूं, देख ऐसा नहीं है ना। तो नहीं, मैं तो इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे बचपन से लिखने का शौक था, है ना। तो बचपन टेंशन में करता था, है कि नहीं, तो उस समय लिख नहीं पाई। अभी 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 जो है थोड़ा ठीक ठाक हो गई, स्थिति सही हो गई, तब लिखना शुरू कर दिया, समझे नहीं समझे। लेकिन हाँ, एक बात है, मैंने खान सर को नहीं सुनाई शायरी एक बार भी। अब मैं एक दिन सर को बैठाऊंगा, एक दिन बैठाने वाला हूं, सर बैठो जबरदस्ती तो शायरी सुनो, है ना, ऐसे करना पड़ेगा एक दिन, है ना। तो मैं ना एक दिन, मुझे कल आता हूँ मैं क्लास से पहले, है ना, तो तुम लोग सबको जाने मत देना, बोले सर शायरी लिखी है बहुत बढ़िया बढ़िया, आप सुन के जाओ आज हमारी शायरी, है ना। तो आपको अभी पहले कैरियर बनाना है ना, अभी कैरियर बनाना है। अभी तुम्हारी क्लास से ठीक पहले, अभी तुम्हारी क्लास से ठीक पहले, तुम्हारी क्लास से ठीक पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा देखता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैं जनरली ऐसा होता है टीवी चला के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ, तो उसमें एक वैसा इमोशनल सीन आ गया। वो सीन था नहीं, वो थोड़ा फनी सीन था, लेकिन वो इमोशनल सा था।
कि वो जो मास्टर होता है बेड़े, तो वो मंदिर में जाता है, वो कहता है कि हे भगवान आज तो पैसे ही नहीं, आज तो दीपावली मेरी कैसे बनेगी, ये कैसे करके मेरी दीपावली सही करवा देना। तो मुझे सच में ही मेरे आंसू आ गए, सही में, ठीक है ना। और आंसू सही में इसलिए आ गए क्योंकि बचपन में इतनी खराब स्थितियां थी। अभी मुझे कोई बच्चा कमेंट करेगा आपकी तो हवेली थी, आपके तो बाबा हेडमास्टर थे, तो फिर आप कहते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी। तो हवेली हमारे परदादाओं के पास में थी, वो बेच दी थी, और बाबा के भाई हैं बड़े भाई, वो मास्टर थे। तो भाई किसी को कोई क्यों देगा, सही बात भी है, और वो भी बाबा के भाई हैं, अपने भाई को भी दे, उनके पोते होते कौन देगा। तो मुझे फिर वो बात ना सच में आंसू आ गए। मैंने अन्नू को फोन भी किया फिर, तो मैं मतलब मैं सोच रहा था कि यार जो ये बात बोल रहा है, तो हम बचपन में वही स्थितियां देखते थे सही में। दीपावली से एक दिन 2 दिन पहले स्थिति ऐसे पता यार पैसे ही नहीं है। तो अब की बार क्या हुआ, मतलब ठीक है फिर बाद में तो चीजें धीरे धीरे कम से कम 4-5 साल तक तो एक फेज बहुत खराब आया, वैसे चलता रहा। तो उस चीज से एक बात समझ में आई कि अपने अगर नहीं करेंगे तो फिर अपने आने वाली जनरेशन भी ऐसी करती रहेगी, समझे नहीं समझे। इसलिए अपने एक बात समझ ली अच्छे तरीके से बचपन में, एक बात समझ गए कि अभी जो समय है उस पर कुछ नहीं करना है, अभी पूरा का पूरा फोकस करना है अपने कैरियर के ऊपर। एक एक पल कीमती है। बचपन से मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आते के साथ बैग धरा, मैं हमारी जो दुकान थी उस पर चला जाता था, लकड़ी का काम करते थे मेरे पिताजी। तो चूंकि वो बीमार रहते थे तो बीच बीच में सारा काम, वो बीमार हुए तो वो फिर वो सारा काम बर्बाद हो गया, फिर दोबारा काम उठा, फिर बीमार हुए, फिर बर्बाद हो गया, फिर बीमार, फिर बर्बाद। तो वो काम चला नहीं, बस वो नाम का ही चलता था। तो मैं उनके पास चला जाता था काम। तो आप समझो बाल कितना होता है, इसलिए ना मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मतलब जो बचपन के खेल होते हैं कोई खेल नहीं खेलना आता है, क्योंकि बचपन जैसे शुरू हुआ वैसे के साथ में काम में बिजी हो गया अपने काम में। मैंने ये बात बहुत बचपन में समझ ली थी, कम से कम 12-13 साल में, कि चलो कुछ भी अगर जीवन में नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इतना तो करेंगे, अपना स्किल हो जाएंगे, कम से कम अपना बड़ा धंधा करेंगे, बड़ा काम करेंगे, कुछ बड़े बड़े काम करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे अपने जीवन में, है कि नहीं है। तो अपने रूट्स जो जड़ होती है, मेहनत होती है, मेहनत जड़ होती है। तो जड़ में जितना पानी डालेगा, जितना खाद डालेगा, पेड़ ऊपर तो नहीं हरा होगा। मेहनत जितनी होगी तो वो चमक दमक पूरा परिवार सब दिखता है, समझे नहीं समझे। तो मैं देखो काम करता करता 10वीं पास हुआ जब तक, तो मुझे पूरा काम एक्सपर्ट हो गया, मैं एक्सपर्ट हो गया काम में। बढ़िया, जो एक पूरा स्किल वाला आदमी कितना होता है, इतना मुझे काम आ गया था 10वीं पास करते करते, जब मैं 16 साल का ही था, बिल्कुल एक्सपर्ट। मेरा रिजल्ट आया था, मुझे ध्यान अभी अच्छे से। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो शाम को 4 बजे की बात है, तो मैं मेरे पापा के साथ कहीं लोकल टाउन वहाँ पर काम करवा रहा था लकड़ी का, मुझे वो दिन याद है, उनके घर पे काम कर रहे थे हम। और फिर जो है रिजल्ट का सुना, तो मैंने सोचा यार पता नहीं ये रिजल्ट कैसा है, मैंने रात को जाके देखूंगा घर पे। तो रात को आया हमारे गांव में, बस स्टैंड में रिजल्ट निकलवाया, तो मेरा रिजल्ट देखो जब तक सारी क्लास का रिजल्ट आ चुका था, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरे दोस्त था, उसके बनी थी 62%। तो मैंने सोचा यार ये तो कोई दिन पढ़ता है, तो ये फर्स्ट आ गया, अपने तो 50 पे जाएंगे। फिर एक लड़की थी हमारे साथ पढ़ती पूनम, उसकी 60% बनी, वो सेकंड थी क्लास में। तो अब मेरा डर लगा, मैंने यार मैं साइकिल लेके गया उसके पास, कितनी परसेंट कितनी बनी, फिर मैंने रिजल्ट निकलवाया तो मेरी बनी 64.67 और आई वाज द फर्स्ट इन क्लास। मुझे एक बात समझ में आई उस दिन कि यार मैं काम भी करता हूँ लकड़ी का इनके बराबर, और अपनी पढ़ाई भी कर लेता हूँ, फिर भी मैं फर्स्ट आया क्लास में। जो लड़की थी उसके पापा गवर्नमेंट टीचर थे, लड़का था उसका बढ़िया खेती वेती थी, लेकिन फिर भी वो सेकंड ही था, बात समझ में आई। इसलिए अभी जो तुम्हारे पास समय है ये बहुत अच्छा टाइम है। आपकी बात जो दिवाली आई, तो चूंकि बचपन में जो दीपावली पटाखे चुराने का शौक होता है ना हर व्यक्ति को, बच्चे का सबको होता है, तो मुझे हम पटाखे मतलब नाम के लाते क्योंकि पैसा ही नहीं मिलता था, पटाखे कहाँ से आए। तो चलो ठीक है जैसे तैसे करके, तो मैं तो इतना बचपन में इतना समझदार हो गया था, तो मैं बचपन में मानता था कि नहीं पटाखे नहीं जलाते हैं, इससे पोल्यूशन होता है। तो मैंने अपने आप को समझा दिया था, मन को समझा दिया था ना पोल्यूशन होता है। अब की बार दीपावली आई, अब की बार मेरा बेटा 2 साल का हो गया, तो बच्चे को 2 साल के को पता चल जाता है ना फुलझड़ी छुटाना पटाखा। अब की बार इतना मजा आया, हमने 3 दिन तक पटाखे चलाए खूब जम करके, मैं वीडियो वगैरह खूब, मैंने आपकी बार खूब मस्ती करी, समझे नहीं समझे। मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी मम्मी को मैं कह रहा था मम्मी देख कम से कम मैं दुख पाए, लेकिन कम से कम मेरा बेटा ना दुख पाए, हमारी आने वाली जनरेशन परेशान ना हो, समझे नहीं समझे। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मेरा स्ट्रगल ऐसा, मैं कोई सिंपैथी एम्पैथी गेन नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर बने, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव साझा करता हूँ आपसे कि थोड़े से समय की मेहनत केवल आपको नहीं बदलेगी, आपको बदलेगी और आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको बदल देगी। और आप एक उम्र पर आप अपने आप को कभी कोस नहीं पाएंगे कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, काश मैं मेहनत कर लेता। और एक समय ऐसा आएगा जब आप 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के होंगे और आपके माँ बाप 70-75 साल के होंगे, तो उनका भी बुढ़ापा सुधरेगा, केवल अपना नहीं सुधर रहा है। पिछली 2 जनरेशन सुधरती है, दादा दादी माँ बाप अपनी सुधरती है, और अपनी कम से कम एक जनरेशन तो कम से कम अपने स्तर पर तो सुधर जाती है, अगला खुद अगर बर्बाद होता अलग बात, हम अपने स्तर पर चीजों को सुधार देते हैं, है कि नहीं। इसलिए मैं आपको जो समय है ये जीवन का सबसे स्वर्णिम काल है, सबसे स्वर्णिम काल। आपके लाइफ में इससे बेटर टाइम बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में बहुत कम केस हैं, बहुत कम रेयर केस। देखो आप सेटिस्फाई करने के लिए कह सकते हैं कि जो ये क्या नाम है यार, ये अरे अदानी 10वीं-12वीं पास है फिर भी इतना बड़ा उद्योगपति बन गया, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि वे लोग जो पढ़ाई, जिनके पास कुछ नहीं था और जो खाली पढ़ लिए, उन्होंने अपने जीवन को बहुत बदल लिया है। वो कमाए हैं और बहुत कमाए। सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं, गूगल वगैरह में सीईओ वगैरह, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के दम पर, पढ़ाई में जो मेहनत हुई उसके दम पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, समझे नहीं समझे। इसलिए इस स्वर्णिम काल का बिल्कुल फायदा अब आप लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रिग्रेट हमेशा रहेगा लाइफ में कि यार काश ऐसा कर लिया होता, समझे नहीं समझे। तो ये बात है, ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूँ मैं ये बात ये कहीं सर हमें तो नहीं कहा है ना। तो सारे जो लोग हैं आप सब, मैं तो क्लास में जाता हूँ तो हमेशा नहीं, मैं आपके बड़े भाई की भूमिका में हूँ, क्योंकि अगर मैं टीचर अपने आप को मान लूंगा ना तो उस दिन मैं सीमित हो जाऊंगा। और सीमित होने का मतलब होगा कि मेरा सिर्फ काम है टीचर हूं, मेरा काम है मैंने पढ़ाया, तुम पढ़ो, मत पढ़ो, समझे नहीं समझे। तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कि नहीं मैं बड़े भाई की भूमिका में तुम पढ़ाता हूँ कि नहीं तुम पढ़ो, तुम कुछ भी करो, एक टाइम भूखे हो लेकिन पढ़ाई करो, भले ही पुराने कपड़े फटे हुए पहन लेंगे लेकिन पढ़ाई करो, समझे नहीं समझे। पक्की छत में नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, टीन साइड में रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, समझे नहीं समझे। पढ़ाई में बहुत ताकत है, शिक्षा में बहुत ताकत है। आप समझ रहे हो डॉक्टर अम्बेडकर किस समय पढ़े, जब पढ़ने के लिए कोई बैठने नहीं देता था, समझे नहीं समझे। आप उस ताकत को समझो एक बार, कितनी कहा ना कि शेरनी का दूध है शिक्षा, तो पिएगा वो दाड़ेगा, इसलिए थोड़ी कह दिया था, है कि नहीं। तो बताओ, इसलिए पढ़ाई पूरा जान लगा तो बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसमें, अरे नहीं अच्छे बावले बच्चे, देखो आगे सुनो, एक बात समझो कि मिट्टी जो जहां बनी वो वहीं पर है, मिट्टी मंडलीय, कौन सी कहते हैं, जोनल सॉइल, जोनल, जो जहां बनी वहीं पर है। लेकिन नदी बह रहा है कहां से, हिमालय से, नदी ने पहाड़ को काटा, अवसाद आया, जमा हुआ, कटा हुआ जाकर के उत्तराखंड से मिट्टी आके जमा हुई उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी मिट्टी जो कहीं और विकसित होती है, कहीं और आके जमा होती है, ऐसी मिट्टी बोलते हैं अमंडलीय। तो जलोढ़ मिट्टी का विकास वहां नहीं हुआ है जहां पर प्राप्त हुई है, कहीं और विकसित हुई, इसलिए आप जलोढ़ मिट्टी को कैसी मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं, अमंडलीय मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं। ये अमंडलीय मिट्टी कैसी है, अमंडलीय। भारत के लगभग कितने भूभाग पर मिलती है, 43। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये भारतीय मिट्टियों की एक विशेषता है कि नाइट्रोजन की अक्सर कमी पाई जाती है ना। भाई नाइट्रोजन की कमी मिलती है तो डीएपी वीएपी खाद डालते हैं, रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, या फिर दलहन फसल क्यों लगाते हैं, तो ताकि
नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। दूसरी बात पर चलते हैं। देखो इस मिट्टी का नाइट्रोजन की कमी मिलती है और इसके अलावा फास्फोरस भी कम मिलता है और ह्यूमस भी क्या मिलता है, कम मिलता है। सारे नहीं रखने, कुछ कुछ देख लेना। फास्फोरस ह्यूमस और नाइट्रोजन क्या मिलेगी, कमी। वहीं पर अगर आप देखोगे तो इसमें पोटेशियम और चूना क्या पाया जाता है, अधिक मिलता है, या मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है पोटेशियम की और चूना और पोटेशियम की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है। ठीक है, ये लो, ये हो गया। दूसरी बात, आगे चलते हैं इस बारे में। तो इस मिट्टी को देखो, इसका विस्तार मिलेगा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। कहां पर मिलेगा, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। इसका विस्तार कोस्टल प्लेन, अच्छा तो तटीय मैदान है, तटीय मैदान। उन तटीय मैदानों के अंदर भी जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, समस्त तटीय मैदानों के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा नदी घाटियों में इस मिट्टी का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, झारखंड का उत्तरी भाग है, एमपी है, इन तमाम क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। लेकिन उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान इतने बड़े क्षेत्र हैं कि 43% ये कवर करते हैं। अगली एक मिट्टी है जिसको बोलते हैं लाल पीली। तो देखो, जो आपकी प्राचीन आग्नेय और कायांतरी चट्टानें, कौन चट्टानें हैं, प्राचीन आग्नेय और कायांतरी। तो इन प्राचीन आग्नेय और कायांतरी चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप, प्राचीन आग्नेय और कायांतरी चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप, अपक्षय के परिणाम स्वरूप जो मिट्टी बनी वो मिट्टी कौन सी, लाल पीली। देखो इसमें, इसके अंदर जो है आयरन ऑक्साइड क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या पाई जाती है इसमें, ज्यादा। और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इसका मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल। फेरस ऑक्साइड ज्यादा है, फेरस ऑक्साइड ज्यादा है, फेरस ऑक्साइड ज्यादा है। फिर जब इसमें कभी पानी संचित होता है, पानी जमा होता है, भीगती है, तो फेरस ऑक्साइड किसमें बदलता है, फेरिक ऑक्साइड में। और फेरस फेरिक में बदलता है चाय, चाय डालो, चाय उपेंद्र से बनवा लेना, उपेंद्र से, है ना, उपेंद्र को बोलना, उसमें अदरक डाल दे, थप्पड़ टिकेगा, जाओ क्रॉस करे। फेरस ऑक्साइड किसमें बदलता है, फेरिक में। तो फेरस फेरिक में बदलता है तो वो कैसे दिखती है, पीले रंग की, समझे नहीं समझे, पीले रंग की दिखती है। तो जल ग्रहण करके कैसी हो जाती है, ये पीली दिखाई देती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। देखो लाल पीली मिट्टी की खास बात क्या है, लाल पीली मिट्टी की खास बात है कि इसमें मोटे अनाजों की खेती होती है। किस खेती होती है, मोटे अनाज, मोटे अनाज की खेती होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब मोटे अनाज, रागी, ये सब कौन से अनाज है, मोटे अनाज। तो मोटे अनाजों की खेती इसमें होती है। ठीक है ना। कमेंट बंद कर दो, समझो, प्याज तो पानी से बुझेगी, शराब का क्या करें। मोटे अनाज की खेती होती है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस क्या मिलता है, कम, और लोहा क्या मिलता है, ज्यादा। और लाल मिट्टी में तो लोहा ज्यादा मिलेगा, लाल मिट्टी है उसमें लोहा ज्यादा मिलेगा। जैसे पूरी लैटेराइट मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक है, लोहा, तब ना लाल है वो सारा, है कि नहीं। विस्तार कहाँ मिलेगा, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये पाई जाती है, पूर्व उत्तर भारत। लेकिन दक्षिण भारत में ये सबसे ज्यादा मिलती है। अगली मिट्टी में भाई कौन सी, काली, कपासी, रेगुर, उष्णकटिबंधीय चर्नोजम, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चर्नोजम इसको बोलते हैं। ठीक है ना। और भाई साहब ये जो मिट्टी है आपकी, इस मिट्टी की बात करेगा तो इसको वर्टिसोल्स, जो अमेरिका कृषि विभाग है ना, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उस यूएसडीए ने इसको नाम दिया है, और यूएसडीए ने नाम दिया है इसको, वो दिया है वर्टिसोल। कौन सा नाम दिया है, वर्टिसोल। तो ये जो मिट्टी है इसका निर्माण होगा लावा चट्टानों के अपरदन से, लावा चट्टानों के, लावा की चट्टानों के अपरदन से जो मिट्टी बनती है कौन सी, काली। इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है तो इसको बोलते हैं कपासी। इसको स्थानीय भाषा में कुछ क्षेत्रों में क्या कहते हैं, रेगुर, क्या कहते हैं, रेगुर। अच्छा देखो, काली मिट्टी के अंदर कण ज्यादा होते हैं क्योंकि बारीक कण है, और पानी जो होता है, पानी, वो पानी जो मिट्टी का मान लो कण है, मैं मान लो मिट्टी कण हूं, वैसे मान लो, और नहीं यार मैं नहीं, कुछ और मान लो, कुछ भी मान लो, गेंद है, गेंद, बॉल मान लो, एक कण मान लो बॉल को। तो पानी जो है ना, वो पानी उस कण के चारों तरफ क्या होता है, चिपका होता है, फिल्म होते हैं, आवरण। मिट्टी के अंदर पानी मिट्टी के कण के चारों तरफ क्या होता है, लिपटा रहता है। ऐसे एक हर एक कण के ऊपर पानी चारों तरफ लिपटा रहता है। तो अब जितने ज्यादा कण होंगे तो पानी भी उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो चूंकि जब ये मिट्टी पानी को अवशोषित करती है तो खूब पानी अवशोषित कर लेती है, और खूब सारा पानी अवशोषित करके, और ये मिट्टी फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, फूल जाएगी। धीरे धीरे जब पानी वहां से खत्म होगा, सूखेगा पानी, वाष्पीकरण होगा, तो धीरे धीरे मिट्टी का पानी जब सूखेगा तो सिकुड़ेगी वापस, और जब मिट्टी सिकुड़ती है तो इसके अंदर मोटी मोटी दरारें बन जाती है। इसी कारण इन मोटी दरारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मिट्टी की जुताई हो गई हो। इसलिए यह जो काली मिट्टी है इसको कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसको चर्नोजम मिट्टी भी कहा जाता है, चर्नोजम। तो जो घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दुनिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है, चर्नोजम मिट्टी, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का विकास दो प्रकार से होता है, या तो आपकी या तो आपका क्या हो कि सब मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज्यादा हो जाए। मिट्टी में ह्यूमस अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि मिट्टी का रंग गहरा हो जाता है, काला रंग हो जाता है। या फिर मिट्टी का विकास किससे हुआ, लावा की चट्टान। तो जो घास के मैदानों में मिट्टी मिलती है ना, वो तो ह्यूमस के ज्यादा होने की वजह से मिलती है। जैसे आप श्रीनगर की घाटी जो है, कश्मीर घाटी, उस कश्मीर घाटी के अंदर जो करेवा है, वो करेवा भी वास्तव में काले रंग की या गहरे रंग की मिट्टी है। लेकिन दक्कन के पठार पर, मालवा के पठार पर जो काली मिट्टी मिलती है, कर्नाटक वगैरह में, वो काली मिट्टी ह्यूमस से नहीं है काली, वो चट्टानों के रंग के काले होने की वजह से फिर काली मिट्टी। समझे नहीं समझे। तो चर्नोजम जो मिट्टी है वो घास के मैदानों में जो काली मिट्टी मिलती है उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है। और यूएसडीए इसका शब्द कौन सा देता है, वर्टिसोल्स। क्या शब्द देता है, वर्टिसोल, वर्टिसोल्स कहता है। इसका निर्माण कैसे होगा, तो लावा की चट्टानों के अपरदन और अपक्षय के कारण। नमी धारण की क्षमता सबसे ज्यादा, और ये कैसी मिट्टी है, मृतिका, पता है, क्ले, मृतिका पता है ना, क्ले, क्ले की मात्रा इस मिट्टी में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, क्ले ज्यादा होता है। मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा ना, ये मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है ना, क्ले क्या होता है, इसको छोड़ दो, ये बहुत काम करेंगे। देखो इसका विस्तार कहां पर मिलेगा, मैंने आप सबको बताया था, मालवा का पठार कैसी मिट्टी मिलेगी, काली। सौराष्ट्र का पठार कैसी मिट्टी, काली। कर्नाटक के अंदर मिट्टी मिलेगी कैसी, काली, कर्नाटक के क्षेत्रों के अंदर, है ना। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां, जहां पर वादी कैसी मिट्टी है, काली। तमिलनाडु में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली। तो काली मिट्टी का विस्तार काफी बड़े क्षेत्र पर मिलता है ना, जिसमें सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा का पठार, दक्कन टैप, है ना, झारखंड में राजमहल का क्षेत्र, और इसके अलावा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगली मिट्टी आती है लैटेराइट। कौन सी मिट्टी है, देखो लैटेराइट जो मिट्टी है, लैटेराइट, इसका निर्माण होता है निक्षालन से। किससे होता है, बताया निक्षालन, कि मिट्टी में जब किसी क्षेत्र में तापमान ज्यादा हो और वहां पर आर्द्रता भी ज्यादा हो, तो ऊपर की परत के आधात्मिक खनिज पानी के साथ घुलकर निचली परतों में चले जाते हैं, तो ऊपर की परतों में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। जो मिट्टी बनती है कौन सी, लैटेराइट। भाई पंखा बंद कर दे रही, ये बंद कर दो, सर्दी हो गई। तो लैटेराइट मिट्टी का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है ना। एक लैटिन शब्द लेटर, लैटिन शब्द कौन सा है, लेटर, लेटर शब्द, उस लेटर शब्द का मतलब होता है ईंट। क्या मतलब होता है, ईंट, क्योंकि इस मिट्टी का रंग ईंट के समान लाल होता है। ईंट के समान कैसा होता है, लाल होता है। लिथिंग या निक्षालन से बनती है, और इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्र में होता है जहां पर उच्च ताप और क्या उच्च वर्षा, ऐसे क्षेत्रों में विकास होता है। अब सुनो आप, मैं मुझे नोट्स दो एक बार, इसमें कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर ना, क्या क्या पैर दुखे, दुखे ना पैर, गुड, सही है, बहुत बढ़िया। कहाँ जाएगा,
पीछे कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? ना बेटा ना, नहीं बेटा, अरे ना रे, कह दी ना, बेटा बेटा रे, मारा मत, पढ़ दो, चल रहा है बेटा, चल रहा है, पीछे जाएगा ना। देखो सुनो, लेटराइट मिट्टी में जैविक अंश क्या कह रहे हैं, जैविक, ये इसको ह्यूमस क्या कहोगे, ह्यूमस की बहुत ज्यादा प्राप्ति इसमें नहीं होती, ठीक है ना। नाइट्रोजन किसके में होती है, नाइट्रोजन। फास्फेट क्या मिलता है, फास्फेट। इसके अंदर और कमी किसकी पाई जाती है, फास्फेट के अलावा कैल्शियम, कैल्शियम की क्या पाई जाती है, कमी, कैल्शियम की कमी मिलती है लेटराइट में, क्योंकि इसमें एक तत्व तो बहुत अधिक मिलता है और ये मिलता है लौह ऑक्साइड, क्या मिलता है, लौह ऑक्साइड। और लौह ऑक्साइड के अलावा इसमें मिलता है पोटास, क्या मिलता है, पोटास, पोटास, पोटास और लौह ऑक्साइड की अधिकता मिलती है, की अधिकता मिलती है। और इस मिट्टी के अंदर काजू की खेती की जाती है, किसकी होती है, काजू, काजू। इसके अंदर मसाले क्या उगाते हैं इसमें, मसाले, जैसे इलायची है, मसाले की कृषि होती है, इसमें कृषि होती है किसकी, काजू की होती है। मसालों में लौंग आ गया, हल्दी आ गई, ये सब है ना, मसाले में, अरे तो आ गई इलायची में भाई, लौंग इलायची में आ गई। इसके अंदर होती है काजू, किसकी होती है, काजू। अरे तेरी, अरे क्या हो गया, अरे आजा भाई, हाँ काजू है ना, इनकी कृषि की जाती है, की कृषि की जाती है, की कृषि की जाती है, इन सब की कृषि की जाती है किसके अंदर, लैटराइट मिट्टी के अंदर। देखो इसने कहा, और इसने कहा कि साहब दीदी 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 समझ लो इधर। हे भगवान, गरीब बच्ची है, कुछ मत कहो यार, सुधर जाओ सुधर जाओ। नोट्स है सबके पास ना, देखो जरा नोट्स में देखो। अच्छा इसमें एक लाइन लिखी है कि हमने पीछे बताया था आपको कि उच्च तापमान और उच्च वर्षा, कहा ना। तो वैसे उच्च तापमान उच्च वर्षा अगर है तो इसका मतलब कहाँ पर होगा, पश्चिमी घाट, तापमान भी ज्यादा होता है और बारिश भी वहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है। पश्चिमी घाट के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट, उस नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश क्या होती है, ज्यादा, तापमान भी कुछ क्या मिलता है, ज्यादा। तो इन क्षेत्रों में मिलती है, पर देखो जरा इसको पढ़ते हैं एक बार, देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। अच्छा ये मिट्टी जो होती है ना, ये सूख गई, सूखने के बाद में ये बहुत कठोर हो जाती है और इसको सीधा जो है ईंटों के आकार में काट के इसका भवन निर्माण में पका करके भवन निर्माण के काम में इसको ले लिया जाता है। जनरली अपनी जो मिट्टी है उसे ईंट कैसे बनती है, मिट्टी गीली करते हैं, गारे को गारा बना के फिर उसको थापते हैं, जब बनाते हैं ईंट का शेप में, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको पकाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मिट्टी का टुकड़ा लिया बड़ा ढेला और उसको सीधा ईंट के शेप में काट देते हैं और थोड़ा पका करके मकान उसको बना लेते हैं। तो भवन निर्माण सामग्री के रूप में इस मिट्टी का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें हो गया। फिर देखो मकान बनाने के लिए लैटराइट मिट्टियों का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इन मदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लैटराइट मिट्टियां सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी मैंने आपको लिखवाया था, ये सब देखो इसमें बता दिया मैंने सारा सब कुछ। इस मिट्टी का विकास शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, नोट्स में देखते रहो भाई। इस मिट्टी का विकास कहां पर होगा, उच्च ताप और निम्न वर्षा के क्षेत्रों में हुआ है। यह मिट्टी हल्के लाल कलर से लेकर कैसे रंग की होती है, किसमें इसका रंग होता है, मरुस्थलीय मिट्टी है ना, वो हल्के लाल रंग की होती है। मैं आपको एक बढ़िया शानदार चीज बताता हूँ, तुम्हारे पेपर के लिए पूछ सकता है। एक पवन का नाम है, उसका नाम है सिरोको। कौन पवन है, सिराको पवन है। कौन पवन है, सिराको, सिराको पवन है, सुना है कभी नाम? तो देखो कहां सुना है कोई बताने वाला? इटली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। ये भाई साहब आपका एक है अफ्रीका, ये इक्वेटर है, और यहां से आपका ये आपका इटली है। यहाँ पर होता है आल्प्स, ओके। यहाँ पर मरुस्थल मिलता है सहारा, और मरुस्थल भैया सहारा, सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ठीक है। अब सहारा जो मरुस्थल है ना, इसमें से एक पवन चलती है ऐसे ऐसे चलती है ऐसे। इसको मिस्र में खमसीन, मिस्र में यहाँ पर लीबिया, लीबिया में कहते हैं गिबली, लीबिया गिबैली, लीबिया में गिबली। यहाँ पर देश ट्यूनिसिया, उसमें कहते हैं चिली, क्या कहते हैं, मिस्र में खमसीन, मिस्र में, लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली, ट्यूनिसिया में चिली, ट्यूनिसिया में चिली। इटली में इस पवन को सिराको कहा जाता है। इटली में सिरा, किस सिराको पवने, ये पवने भूमध्य सागर से जब गुजरती हैं तो क्या लेते हैं, नमी, और इटली में जाकर क्या करती हैं, बारिश। समझ में आई बात? इनसे जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं ब्लड, ब्लड रेन, क्या कहते हैं, रक्त वर्षा, खूनी वर्षा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पर लोग मर जाते हैं, रोड पे उनका खून बह जाता है बारिश में, ऐसा नहीं। क्योंकि जब ये सहारा मरुस्थल से प्रभावित होंगी पवने, मतलब जब बहेंगी पवने, आखिरी पवने मतलब चलेंगे, गति करेंगे, तो ये सहारा मरुस्थल की रेत को ले लेती है अपने साथ। पवनों के साथ रेत भी होती है, नमी कहाँ से लेती है, भूमध्य सागर, और इटली में करते हैं बारिश। बारिश के बाद में वो रेत जब बिखरता है तो उसका रेत का रंग कैसे, लाल। तो लाल रेतीली मिट्टी जब सड़कों पर जमा होती है तो उसको बोलते हैं ब्लड रेन। मेरी बात समझ में नहीं है? ये मिट्टी कौन सी, बालू, मरुस्थलीय मिट्टी है, सहारा। तो इसलिए हमने कहा ना कि यही तो मिट्टी उड़ के आगे आई था के मरुस्थल में, यही मिट्टी आगे उड़ करके अरब साथ इसमें, सऊदी अरब, इराक में, सब में यही उड़ करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पर भारत। यही तो मिट्टी है, लाल से लेकर के हल्की किसमिसी रंग होता है इसका। इसलिए हमने इसमें पढ़ा कि कैसे रंग की होती है, किसमिसी रंग की होती है। मोटे कणों की मिट्टी है, तेज नली मैंने बताया ज्यादा बनेगी तो नमी धारण की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी और फास्फेट की मात्रा सामान्य मिलती है। हर मरुस्थल के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। एक मिट्टी बेटा लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी का विकास वहां होगा, लवणीय मिट्टी। हरित क्रांति हुई, अब चूंकि हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति जब हुई तो वहां पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ज्यादा हुआ, मिट्टी के अंदर सिंचाई ज्यादा हुई, सिंचाई जब ज्यादा होगी तो पानी नीचे जाएगा, जाएगा पानी नीचे। एक समय के बाद वो पानी वाष्पीकरण भी होगा, पानी जब वाष्पीकृत होगा तो नीचे से पानी जब आता है तो नीचे के साल्ट अपने साथ ऊपर ले आता है, और ऊपरी भाग के ऊपर, ऊपरी भाग के ऊपर वो साल्ट की परत जमा हो जाती है। आप कभी देखना खेत में सिंचाई करने के बाद आप देखते हैं कि सफेद सफेद परत बन जाती है, पानी सूखेगा, सूखने के बाद सफेद परत बनती है, क्योंकि वो पानी नीचे गया, नीचे से वो पानी वाष्पीकरण के लिए ऊपर आया तो नीचे के साल्ट ऊपर आ गए, तो वो बन गई ऊपर सफेद परत, उसको कहते हैं रेह या कलर, लवण आए हैं, वो लवण।
तो ऐसी मिट्टी जहाँ हरित क्रांति हुई वहाँ लवणों की होगी प्रधानता। तो ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी एक दूसरी जगह पर भी पाई जाती है, और वो लवणीय मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ ज्वारीय गतिविधि ज्यादा हो। जैसे ज्वार का पानी आया, ऊपर चढ़ा पानी, फिर वापस चला गया, लेकिन वो समुद्र का पानी अपने साथ लाए गए लवणों को छोड़ जाता है, तो फिर मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणी। जैसे कच्छ कारण, कैसी मिट्टी मिलेगी, लवणी। अच्छा समझ में आई? तो इस प्रकार से भी लवणीय मिट्टी का विकास होता है। एक और मिट्टी का प्रकार है पीट या दलदली। पीट या दलदल, नाम से ही समझ में आ रहा है, दलदली मिट्टी का विकास होगा जहाँ डेल्टा है, जहाँ डेल्टा है वही मिट्टी मिलेगी। और लवणीय मिट्टी जो है, लवणीय मिट्टी पाई जाएगी आपकी कहाँ पर, तो लवणीय भाई सॉरी पीट मिट्टी जहाँ तराई का क्षेत्र है। आपको उत्तर के विशाल में तराई पढ़ाया था, तो वहाँ तापमान तो कम ही होता है, हिमालय के सारे सारे तापमान कम है, और वहाँ पर बारिश क्या है, ज्यादा। तो तराई के अंदर और डेल्टा के अंदर जो मिट्टी मिलती है कौन सी आपकी, पीट या दलदली मिट्टी है, पीट या दलदली, ठीक है ना। तो ये पीट या दलदली होती है, और डेल्टाई भागों में भी मिलेगी। एक मिट्टी आपकी होती है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी होती है, ह्यूमस नाइट्रोजन इसमें भी कम मिलेगा। और पर्वतीय मिट्टी को हम वन मृदा के रूप में भी जानते हैं। इसको चाहे तो आप पर्वतीय कह दो, चाहे इसको आप क्या कह दो, वन मृदा कह दो, पर्वतीय मृदा या फिर वन मृदा। ये प्रकृति में अम्लीय होती है, प्रकृति में कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति होती है। पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय, ठीक है ना। पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होती है, और पर्वतीय मिट्टी नई मिट्टी है, और ये अपरिपक्व मृदा है। कैसी है, अपरिपक्व। जो घाटी होती है, घाटी पर्वतों में नीचे घाटी, वहां पर इसकी परत मोटी, और जो ढाल होते हैं वहां पर इसकी परत कैसी पाई जाती है, पतली। तो ढालों पर ये पतली परत के रूप में और घाटियों के अंदर मोटी परत के रूप में ये मिलती है। तो ये मिट्टी के 8 प्रकार थे। अब देखो मिट्टी में हम पढ़ते हैं अपरदन, मिट्टी की समस्याएं। और मिट्टी की समस्याओं में एक समस्या आती है जिसको बोलते हैं कौन सा, अपरदन, मिट्टी का अपरदन। मिट्टी अपरदन पर आप आओगे तो अपरदन दो प्रकार से होता है। एक तो अपरदन होता है जिसको बोलते हैं पवन से, और एक अपरदन होता है किसे, जल से। मैं चाय पी लूं 2 मिनट, गला दुख रहा है। चलो चलो, हाँ ना, हाँ बैठा चुपचाप, क्या दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। चाय पीनी है, बता। नहीं पीनी, बस छोड़, पीनी है। अरे बावड़ा है रे तू तो सच में। हाँ लो भाई, किसका ये ऑनलाइन भाई, 2 मिनट रुक जाओ तुम। लग जा।
हाँ भाई, नया टॉपिक शुरू करेंगे ना अपने अभी। कौन सा पढ़ाते हैं आपको? परिवहन। परिवहन पढ़ा देते हैं ना, परिवहन अपने पास में अभी अवेलेबल पीडीएफ है। हाँ जी। क्या भाई? सुनामी सर? नहीं वो, अच्छा मुझे ये बताओ आप, नहीं अभी सर की क्लास जब होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना। भाई बताओ, बहुत अच्छा है, चुपचाप रहो, बोलो मत, चुपचाप ज्योग्राफी पूरा कर लो अपना, समझे बात को, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। नहीं नहीं ठीक है। अभी सर ने कितना करवा दिया सुनामी सर ने? उनसे नोट्स ले लेना खींच खाच के, नहीं दे ना, पकड़ते हैं उनको, बताते हैं एक दिन। नोट्स के बारे में कुछ नहीं बोले? हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझदार निकल गया ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ क्या? नहीं अभी सर देखते हैं, चलो सुनो एक बात। बेटा सुनो एक बात, मिट्टी में हम समझ रहे थे क्या, तो मिट्टी में समस्या कौन कौन सी थी ना। अब अपने सुनो बच्चे, सुनो एक बात ध्यान, प्लीज प्लीज ध्यान दो। मृदा की समस्याओं में एक समस्या है जिसको बोलते हैं अपरदन। क्या समस्या बेटा? अपरदन। देखो मिट्टी की समस्या में अपरदन की समस्या है। अपरदन दो प्रकार से हो सकता है मिट्टी में, अपरदन कितने प्रकार से? दो। एक अपरदन हो सकता है वायु के द्वारा, यानी पवन के द्वारा, वायु नहीं पवन, किसके द्वारा? पवन। एक अपरदन हो सकता है जल के द्वारा, किसके द्वारा? तो या तो अपरदन मिट्टी में होगा पवन से, या मिट्टी में अपरदन होगा जल से। अब वायु पवन जोड़ती है तो पवन तो नाली के रूप में नहीं चलती है, ऐसा नहीं पवन एक लाइन में चल रही है, पवन तो बड़े क्षेत्र पर चलती है, पूरा एक लेयर के रूप में चलती है, परत के रूप में। तो पवन क्या करती है, पूरी की पूरी ऊपर की परत को उड़ा देते हैं। इसको कहते हैं चादरी अपरदन। कौन सा अपरदन कहते हैं? चद्दर के रूप में मिट्टी को उड़ाती है, इसलिए कहते हैं चादरी अपरदन। जबकि नदियां जो अपरदन करती हैं वो ऐसे चादरी अपरदन नहीं करती, वो नाली के रूप में अपरदन करती हैं, और जो गहरी गहरी नालियों के रूप में अपरदन करते हैं उस अपरदन को बोलते हैं अवनाली का अपरदन। कौन सा अपरदन? भारत में सबसे ज्यादा पवनों के द्वारा अपरदन मरुस्थल में किया जाता है। कहां पर होता है? मरुस्थल। पूरे बालू के टीले उड़ा करके ले जाते हैं पवन। और सबसे ज्यादा अगर अवनाली का अपरदन हुआ है तो वो चंबल में हुआ है। कहां पर हुआ है? चंबल। तो सर्वाधिक अवनाली का अपरदन जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चंबल। और सर्वाधिक पवन के द्वारा अपरदन कौन सा है? तो वो मरुस्थल में, ठीक है ना। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों के द्वारा अपरदन होता है, और चंबल के भेड़ क्षेत्र में किससे अपरदन होता है? रेत से, नदियों से होता है। तो चंबल के बीहड़ भारत में फेमस नहीं है, पूरी दुनिया में फेमस। चंबल बीहड़ों को पूरी दुनिया के स्तर पर जाना जाता है। पहले नहीं था, पेड़ हुआ करते थे, वन हुआ करते थे, अंग्रेजों ने पेड़ों को काट दिया ब्रिटिश काल में। तो पेड़ कटे तो फिर वो जड़ें जो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं तो वो फिर कटा हो गया, और गहरे गहरे गड्ढे वहां पर विकसित हो गए। मैंने उत्तर के विशाल मैदान में इसके बारे में डिस्कस किया था आपसे। मिट्टी की एक और समस्या है, उसको कहते हैं डिग्रेडेशन, निम्नीकरण। डिग्रेडेशन निम्नीकरण का मतलब है गुणवत्ता में कमी होना, गुणवत्ता का गिरना। मतलब कि अगर मिट्टी में उर्वरकों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, और मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होगी तो उसी को कहते हैं मिट्टी का डिग्रेडेशन होना, या मिट्टी का क्या होना? मिट्टी का गुणवत्ता का ह्रास होना, या निम्नीकरण। अधिक इससे जब हम मिट्टी के अंदर आग लगाते हैं तो उससे भी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो अपघटन की क्रियाएं मिट्टी में नहीं होती हैं, और फिर मिट्टी का डिग्रेडेशन हो जाता है। ये होता है, पहले पतली नालियां होती हैं, रील बोलते हैं इसको, रील, पतली पतली नालियां होती है, रील इरोजन होता है, और रील इरोजन ही फिर बड़ा रूप ले लेता है, उसको गुली इरोजन कहते हैं। ये वाला गुली इरोजन है अब नाली का है क्या? ये तो बहुत थोड़ा है, कम्बल के बियर तो बहुत गहरे गहरे हैं, दो दो तीन तीन आदमी खड़े कर दो, 20 फुट पर गहरे हैं, 10 फुट, 15 फुट, 30 फुट गहरे हैं, तो ये बहुत गहरे गहरे कटाव हो जाते हैं ऐसा। अब मिट्टी में कटाव ना हो, तो कटाव ना हो तो उसके लिए होता है मल्चिंग। क्या होता है? मल्चिंग। मल्चिंग मल्चिंग ये शब्द पूछ सकता है पेपर में। मल्चिंग का मतलब होता है कि सूखी पत्तियों से, घास से जब मृदा को ऊपर से ढक दिया जाता है तो इसको मल्चिंग करना। क्या करना? मल्चिंग, ताकि मिट्टी को संरक्षित कर सके। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय है वनीकरण, वृद्धि। पेड़ ज्यादा लगा दो, तो पेड़ अधिक लगाओगे तो वनस्पतियां ज्यादा होंगी, तो पानी जो है वो सीधा बारिश का होगा, तो वो धरातल पर नहीं गिरेगा, तो कटाव भी कम होगा। पेड़ ज्यादा होंगे तो जड़ें मिट्टी को पकड़े रखेंगी। पेड़ ज्यादा होंगे तो वहां पर घास वास भी, बारिश भी अच्छी होगी, और वहां पर घास वगैरह उग जाएगी, मृदा का अपरदन रुक जाएगा। अति पशुचारण को नियंत्रण। देखो पशु देखा है, पशु चलाते हैं जो लोग, पशु क्या मतलब है यार? क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन, CO2, उसको तो पशु क्या करते हैं ना कि आप देखना, गाय भैंस की आदत होती है, मुंह से पकड़ नहीं पाए पेड़ को, गिम मरेंगे ऐसे, देखा कभी? वो पेड़ ही उखाड़ लेती है, चलती नहीं है, पेड़ उखाड़ देती है, समझे नहीं समझे? तो ऐसे पशुओं को खुले में कभी नहीं चलाना चाहिए। या फिर आप देखते हो झुंड के झुंड पशुओं को लेकर चलते हैं, गाय के, भेड़ बकरी के, वो जहां से जाएंगे सब बर्बाद कर देते हैं सारा। हाँ, वृक्षों की मेखला, मनुष्य भागों में वायु चलती है तेज तेज गति से, पवनें जब चलती है तो कटाव भी करती है। इसलिए अगर आप पेड़ों की बेल्ट लगा देंगे, दो काम होंगे, एक तो वायु को अवरोध मिलेगा, तो वायु की गति धीमी हो जाएगी, वायु की गति जब धीमी होगी तो अपरदन धीमा होगा। दूसरा, जो रेत है वो उड़ करके पेड़ों के साथ में रुक जाएगा, अवरोध मिल जाएगा रेत को। ये है। एक और है कि विश्व मृदा दिवस कितने दिसंबर? 5 दिसंबर आने वाला है, ताजा ताजा क्वेश्चन, ठीक है ना। 2023 की थीम तो इसमें लिख रखी है, 24 की थीम मुझे ध्यान नहीं है, 24 की थीम इसमें लिखी है, 23 का ही है, तो 24 की थीम तुम देख लेना, ये काम तुम्हारा है ना। तो मृदा दिवस 2024 की थीम क्या है ये देख लेना, 23 की मृदा और जल की जीवन का एक स्रोत, तो ये तुम देख लेना क्या आएगा। एक है आपका मृदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मृदा बचाओ। एमपी के होशंगाबाद से 1977 में शुरू हुआ। एमपी के होशंगाबाद में 1977 में क्या हुआ? शुरू हुआ। तवा बांध बना था तवी नदी, तवा नदी के ऊपर, उसके विरोध में इसको शुरू किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015, 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और 2015 में क्या हो गया आपका? तो ये शुरू हुई मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें कुछ मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाते हैं, सरकार के सहयोग से कोई भी व्यक्ति उसको खोल सकता है। तो आप अपनी मिट्टी को ले जाओ, सैंपल ले जाओ खेत का, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये, लेकिन कौन उपयोग करते हैं, कौन ध्यान देता है? ले गए थे, तो ले जाते हैं, अब वो मिट्टी में वो चेक होगा, जैसे अपने ब्लड चेक करते हैं, हाँ भाई कैल्शियम कितना है, ये कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, आरबीसी कितनी है, ऐसे ये भी मिट्टी का ब्लड टेस्ट है मान लो, तो बताएगा भाई तुम्हारी मिट्टी में ये तत्व जाता है, ये कम है, जब ये तत्व इस फसल के लिए अच्छे रहते हैं, आप इस फसल को लगाओगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो वो वैज्ञानिक जांच है मिट्टी की, तो उसमें पता चल जाता है कौन सी कृषि करें, कौन सी कृषि ना करें। जैसे पेट में दर्द हो, सिर के दर्द की गोली लें, समझे नहीं समझे? तो पता होना चाहिए समस्या कहाँ है, तो मिट्टी में क्या कमी है, क्या दिखता है, उसके हिसाब से खेती करो, या उर्वरकों का उस हिसाब से उपयोग करो, उर्वरकों का, दोनों चीज़ इसमें होती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन में सबसे पहले शुरू करें अपने जल परिवहन। परिवहन को 3 प्रकार से पढ़ेंगे, एक स्थल परिवहन, एक वायु परिवहन और एक जल परिवहन। स्थल के ऊपर 2 चीज आती हैं, स्थल पर एक तो चलती है रेल और एक चलती है सड़क, ठीक है ना। तो एक सड़क होती है, एक क्या होती है? रेल, सही बात है। तो जल परिवहन में नाव थोड़ी सड़क पर चलती है, हवाई जहाज भी नहीं चलती सड़क पर, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के आपका जो है सबसे पहले जल परिवहन, इसको निपटा के चलेंगे अपने ना, ताकि कल आते फिर तुम्हारे 1 घंटे निपटा देंगे, स्थल और रेल दोनों को निपटा देंगे।
अरे बावली पूछ। देखो सुनो, जल परिवहन पर आते हैं, किस पर आते हैं बेटा? जल परिवहन में दो चीज देख लो आप। एक तो है अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय जल परिवहन वो होता है जिसमें नदियों में हम क्या करते हैं, नाव चलाते हैं। जैसे नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे एक गंगा पर है, तो अंतःस्थलीय परिवहन है। और एक होता है महासागरीय, जैसे 13 बड़े बंदरगाह हैं, मैंने दो नाम बताए थे आपको, विजिंगम बंदरगाह और वधावन बंदरगाह। 13 में शामिल नहीं है ये दोनों, लेकिन विजिंगम केरल, वधावन महाराष्ट्र, दोनों को ध्यान रखना। अब देखो जो शामिल होगा तब बात बनेगी, अभी नहीं। तो अपने जो 12 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह, ऐसा है ना। तो अब इनको देखते हैं करके, पहले तो नेशनल वाटरवे देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे इनको। अब भाई देखो, आप अगर नदियों के ऊपर नेशनल वाटरवे बना रहे हो, तो नदियों में अगर नेशनल वाटरवे बनेगा तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति कंट्रोल भी करेगा, नियंत्रण करेगा। और आंतरिक जल परिवहन को नियंत्रित करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, IWAI की स्थापना की गई, IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्थापित हुआ 1986। कब स्थापित हुआ? 1986। और 1986 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। जब IWA की शुरू में स्थापना हुई ना भाई साहब, तो इसने कहा कि बस केवल 5 नेशनल वाटरवे बना रहे हैं अभी फिलहाल हम। कितने बना रहे हैं? और बाद में चल करके और वाटरवे की संख्या जो एक्ट आया, और ये आया नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। कौन सा एक्ट आया? नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। और नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अंतर्गत नए 106 वाटरवेज बना दिए गए। तो इसमें कुल संख्या कितनी होगी? 5 पहले, 6 नए, कितने? 111। अभी देश में कुल कितने वाटरवे हैं? 111। ये प्रश्न पूछा गया दिल्ली पुलिस 2018 में। 18 में होगा या 19 में होगा, लेकिन पूछा गया। और उसमें पहला ही ऑप्शन था 6, और हम जनरली पढ़ते हैं 5, 6, और उसमें एक ऑप्शन था 111, समझे। लेकिन एक्चुअल में बात सही बात यही है कि 5 पहले बने थे 1986 में, और 106 बाद में बने। एक्ट आया नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। तो देश में अभी कुल कितने हैं? 111। ऑपरेटेड सारे नहीं है, ऑपरेटेड सारे नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार ने एक्ट बना के पहले तो घोषित किया, यहाँ चलेगी, यहाँ नाव चलेगी, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। और उसमें से फिर जो ऑपरेटिंग है, मुझे भी नहीं पता कितने ऑपरेटेड हैं, लेकिन 111 घोषित है। 5 तो संचालित है ही है, 5 में डाउट होना चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण जो हो सकता है वो ये हो सकता है, एक तो 5 शुरू के जो थे वो, एक हो सकता है 111वां कौन सा है, 100वां कौन सा है, पूछ सकता है ना। तो देखो एक बार इसमें कौन कौन से हैं। अच्छा लिखा हुआ है इसमें से ऑपरेटेड एनडब्ल्यू कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। 12 है लिखा है इसमें, 12 ऑपरेटेड है ना, जो संचालित अभी। सबसे पहला बना जिसका नाम आएगा कौन सा? जिसका नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये देश का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे, देश का सबसे लंबा। NW4 को ना इसकी लंबाई देखो तो 2916 मिलेगी आपको आंकड़ों में, कुछ जगहों पे मुझे 2916 मिला, लेकिन सबसे लंबा कौन सा है इसको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 1620 NW1। NW1 को घोषित किया IWA 1986 में। IWA की स्थापना होती पहला नेशनल वाटरवे बनाया जिसका नाम था NW नंबर 1, जो गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया, गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह भी है, वहां तक जाता है। यानी आप अगर प्रयागराज जाएं, प्रयागराज से नाव पकड़ें तो आप सीधे हल्दिया जा सकते हैं बाई शिप, और हल्दिया से फिर आप जहाज पकड़ के बंगाली खाड़ी में चले जाओ, और बंगाली खाड़ी में जाके डूब मारो। हाँ देखो सुनो, तो कुछ कर तो है नहीं अपने जीवन में, यही करेंगे। तो सुनो भाई, 1986 में घोषित हुआ, और ये जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, जिसकी अच्छा ये कुल लंबाई 111 लिखी गलती से, 1620 किलोमीटर, 1620 है, ठीक है। NW2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र पर है, किस पर है? असम में। किसमें है? असम। सदिया से दुबई, सदिया से दुबई 1988 में घोषित किया गया, 891 किलोमीटर से क्या है लंबा। NW3 पश्चिमी तट पर है, केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम, केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। ये प्रश्न आता है, हाँ एक नहर बनाई गई, उस नहरी मार्ग के ऊपर आएगा, कोल्लम से कोट्टापुरम। ये नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पेपर में आ जाए, अचंभा मत मानना कि क्यों आ गया, आ सकता है। NW3 पश्चिमी तट पर केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम, 1993 में घोषित 375 किलोमीटर का लंबाई। NW4 में 2008 में घोषित कृष्णा नदी के डेल्टा में। NW5 में ब्राह्मणी और महानदी, ब्राह्मणी और महानदी, ब्राह्मणी और महानदी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NW5 ब्राह्मणी और महानदी, ब्राह्मणी के बारे में ब्राह्मणी वैतरणी के साथ डेल्टा बना के लिखा। तो ये जो मैंने लंबाई लिखी है ना, ये मैंने जो 111 की लिस्ट है ना NWA की, उस लिस्ट से लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो नेशनल हाईवे की लंबाई, मैंने अभी वो पीडीएफ फेंकी है थोड़ी दिन पहले उठा के, 599 की जो नेशनल हाईवे की जो मंत्रालय की रिपोर्ट थी ना, ये सब नोट्स मैंने वहां से बनाए हुए हैं, समझ रहे हो। तो क्या होता है, सरकार उसको अपडेट कर देती है, वो लिखा होगा ना, तो ये मैंने अपडेट करके लिखा होगा फिर ये, ठीक है ना। तो ये पक्का अपडेटेड होगा, है ना। तो ऐसे तो मैं नहीं लिखता, क्योंकि उसमें मुझे ध्यान है। अच्छा इसमें अगर 100 लिख रखा है, यस बिल्कुल ठीक है, 100 देखो, ये वाला जो है 111 100, ये मैंने लिखा था उसकी लिस्ट जो थी ना नेशनल वाटरवेज की, हाँ उस लिस्ट में मैंने लिखा था ये। तो मैंने ये जो लंबाई लिखी होगी सब उसी लिस्ट में लिखी होगी, पक्का मुझे ध्यान है इस बात का, लेकिन मैं कोई बात नहीं, वो एक बार देख लूंगा। तो देखो इसमें NW5 ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा, ये जरूर याद रखना, महानदी ब्राह्मणी के डेल्टा में कौन सा है? NW5 है। अब 111 देखो, ज्वारी नदी पर गोवा, ज्वारी पर 111 है, ज्वारी नदी पर 111, ज्वारी पर 111। मांडवी नदी वो है, मांडवी पर कौन सा? 68 है। अच्छा ज्वारी का नाम आया था, मांडवी को लिख दिया। और 100 नंबर है ताप्ती नदी पर, ताप्ती पर गुजरात में महाराष्ट्र। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन भी आपको स्टार मार्क कर लेना है, NW100 3 स्टार कर लेना, ताप्ती नदी पर या ताप्ती नदी पर गुजरात और महाराष्ट्र। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं आगे चल करके। ऐसे नंबरिंग आए ना, ऐसा कोई नंबरिंग आए तो है ना, ऐसा तो वो ध्यान रखना होता है। देखो महासागरीय जल परिवहन देश में कुल बड़े स्तर के कितने? 12, और 200 राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। इन बंदरगाहों के एक बार देखो लिस्ट इनकी, कौन कौन से बंदरगाह हैं। देखो सुनो भाई, एक एक करके सुन ले एक बार, देखिए एक बार इसमें, देखो बच्चा देखो एक बार, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से एक बंदरगाह जिसका नाम है कांडला, क्या नाम है? कांडला बंदरगाह, कांडला। देखो कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है, कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया, और चूंकि बाद में विकसित हुआ इसलिए कौन सा है? कृत्रिम है। सुन रहे हो बात को, बाद में विकसित हुआ इसलिए कृत्रिम है। ज्वारी का मतलब होता है कि जब ज्वार आता है तो जहाज किनारे आ जाते हैं, जब भाटा होता है तो जहाज नीचे चले जाते हैं। तो ज्वारों के साथ ऊपर आना, ये प्रोसेस से नावों को किनारे लगाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टाइडल पोर्ट। क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो कराची बंदरगाह चला गया था, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया। एक नंबर हुआ। दूसरा है मुंबई, मुंबई जो बंदरगाह है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक कैसा है? प्राकृतिक। एक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। वो एक फिल्म में डायलॉग आता है, चल जल्दी निकल, पनवेल निकलना है ना।
जल्दी पनवेल निकलना है ना। तो सुनो 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 भाई सुनो, जवाहरलाल नेहरू पनवेल के निकट स्थित है। किसके निकट है? ठीक है ना, पनवेल के निकट स्थित है और एक स्थान पड़ता है, और ये पड़ता है कौन सा? न्यावासोवा। पनवेल के निकट कौन सा स्थान पड़ता है? न्यावासोवा। भाई इसके ऊपर काम ज्यादा था क्योंकि भारत का सबसे बड़ा है, तो काम लोड ज्यादा था, इसके लोड को पूरा करने के लिए कौन सा बनाया गया? न्यावासोवा। और न्यावासोवा स्थान पर होने के कारण इसका नाम पड़ा न्यावासोवा, और भाई साहब इसका नया नाम कर दिया गया फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर आप चलोगे नीचे, महात्मा गांव, ज्वारी नदी के मुहाने पर कौन सा है? महात्मा गांव, गोवा में ज्वारी के मुहाने पर। एक और पड़ता है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। कौन सा है? कौन राज्य में? कर्नाटक। किसमें? कर्नाटक। एक और है जिसका नाम है कोची बंदरगाह। प्राकृतिक है। कोची कैसे है? प्राकृतिक है। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोची। देखो क्योंकि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अरब और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो व्यापार होगा उसमें जो महत्वपूर्ण बंदरगाह दक्षिण में आएगा वो कौन सा आता है? कोची। ठीक है ना, बड़ा बंदरगाह है नीचे इसलिए। इधर आओगे तो याद है तूतीकोरिन, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पूछते हैं भारत का दक्षिणतम बंदरगाह या सबसे बड़ा दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा, तो उसमें दिमाग में आता है पोर्ट ब्लेयर होगा, लेकिन भाई पोर्ट ब्लेयर तो बहुत ऊपर है, इधर है पोर्ट ब्लेयर तो यहाँ पर, तो पोर्ट ब्लेयर ऊपर है, तो दक्षिणतम कौन आएगा? तूतीकोरिन आएगा। ये ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर नहीं, कौन सा आएगा? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है और वी ओ चिदंबरनार इसका नाम है, और तूतीकोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक ऊपर है कृत्रिम बंदरगाह, इसका नाम है चेन्नई। कौन सा है? तमिलनाडु। विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसके सामने में एक चट्टान है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन नोच। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन नोच। और डॉल्फिन नोच के कारण सुरक्षित रहता है, तो काफी सुरक्षित रहता है। और प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। पूर्वी तट का सबसे गहरा कौन है? विशाखापट्टनम। उड़ीसा में पड़ता है महानदी के मुहाने पर पारादीप, बताया था आपको। और पारादीप कहां पर है? उड़ीसा में, महानदी के मुहाने। हल्दिया नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी, वेस्ट बंगाल में है, नदी मुख पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप आओगे तो एक आपका कट पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर में। इसके अलावा देखो आप कुछ और बंदरगाह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। कुछ और पोर्ट कौन कौन से आते हैं आपके, तो इसमें देखो आप जैसे अपन देख कांडला हो गया, मुंद्रा पोर्ट अडानी समूह के द्वारा संचालित, गुजरात में भाई मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कहां पर है? गुजरात। देखो ये पोर्ट बंदर कौन सा है? पोर्ट बंदर। ये वसावल है। कौन सा है? वसावल। भावनगर कौन सा है? भरूच। भरूच बात भी बताया था मैंने आपको। सूरत बंदरगाह कौन सा बंदरगाह? देखो रत्नागिरी बंदरगाह कौन सा? पणजी बंदरगाह। न्यू मैंगलोर हो गया, महात्मा गांव हो गया, कोची हो गया, अल्पुझा कौन सा आता है? अल्पुझा। नागपट्टिनम कौन सा आता है? नागपट्टिनम। नागपट्टिनम इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नागपट्टिनम, लिखा हो तो बढ़िया। चेन्नई के ऊपर एन्नोर, चेन्नई के ऊपर एक कट्टापुली कौन सा आता है? कृष्णापट्टनम। मछलीपट्टनम, काकीनाडा, और ये आपके हो गए। तो ये जो काकीनाडा के ऊपर विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दी, ये जो मैंने नाम बोले इनको ध्यान रखना। कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, और कट्टापुली एन्नोर चेन्नई कहां पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। हाँ, वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन, इसको देख लो आप एक बार। क्यों भाई? चलो एक मिनट सुनो सुनो सुनो। 15 नाम बताने एयरपोर्ट के, इसमें कल क्यों बताऊं? जेवर अंतरराष्ट्रीय अड्डा कहां पर है? नोएडा के अंदर आएगा। जेवर कहां पर है? अभी बहुत चर्चित है जेवर, शायद अभी उसका उद्घाटन हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं उद्घाटन, तो लेकिन उसका निर्माण लगभग हो चुका है, जेवर पोर्ट, है ना। तो सुनो एक बार, अभी समय बचा है 10-15 मिनट, 15 मिनट पड़े भाई, 15 मिनट में तो परिवहन पूरा करवा दें प्लीज 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 भाई। 15 मिनट तो हमने टी ब्रेक ले लिया, 15 मिनट क्लास लेट हुई, सुनो एक बार, आधा घंटा खराब हो गया, तो फिर बताओ क्या पढ़ाई करके जाओगे तुम? सुनो इसको, सुनो एक बार। हाँ, एक जगह पड़ती है इलाहाबाद, कौन पड़ता है? इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद के ऊपर तो मैंने बहुत बढ़िया एक, वो मैंने किसी से कॉपी करा था, मेरा खुद का नहीं है वो, ये उलझ करके तेरी जो फॉर्म में मैं आबाद हो जाऊं, जैसे लखनऊ का अमीना बाद हो जाऊं, सुना है ना तुमने ना। सुनो एक बार सुनो, तो इलाहाबाद इलाहाबाद और नैनी के बीच में 1911 में एक वायु परिवहन सेवा शुरू हुई। कौन सी सेवा शुरू हुई? वायु परिवहन। और ये 1911 में शुरू हुई, ये वायु डाक सेवा थी। कैसी थी? वायु डाक सेवा थी। विश्व की पहली विमान डाक सेवा इलाहाबाद और नैनी के बीच चली 1911। पहले भारतीय पायलट बने जमशेदजी टाटा। कौन बने? जमशेदजी टाटा। आज भी एयर इंडिया किसकी है? टाटा। देखो एयर इंडिया को टाटा ने लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब एयर इंडिया की जो सर्विसेज है बहुत अच्छी सर्विस है, शानदार सर्विस है। एयर इंडिया बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती है, ठीक है ना। पहले हम इंडिगो से जाते थे ट्रैवल करते समय, अब मेरी प्रेफरेंस रहती है तो मैं ऑफिस से बोलता हूँ यार इंडिगो की वो बना देना, उसकी एयर इंडिया की बहुत बढ़िया सर्विस है, सारी फ्लाइट्स भी अच्छी करती है, टाइम से, पायलट खुद आता है वेलकम करने के लिए, ठीक है ना। मतलब देखो क्या होता है, ये होता है निजीकरण, समझे नहीं समझे। तो 1933 के अंदर इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933, वापस सुनो, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का बनी 1933। उसके 20 साल बाद 33 के बाद आया 53, 33 के बाद आया 53 में जो टाटा के पास में या किसी के भी पास में एयरलाइन सर्विस थी उस एयरलाइन सर्विस थी, उस सरकार ने कहा नहीं नहीं बंद करो, चलो सारा का सारा किसका? सरकार। ये पैसा लो पकड़ो, हवाई जहाज सरकार चलाएगी, हवाई जहाज चलाने का काम कौन करेगी? सरकार सरकार चलाएगी एयरवेज को। बोले ठीक है चल राष्ट्रीय कर देंगे। और सरकार ने 2 निगम बनाए। एक निगम बना जिसका नाम था इंडियन विमान निगम, भारतीय विमान निगम बना, है ना। अब भारतीय विमान निगम जो बना, वो भारतीय विमान निगम का काम था दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से श्रीनगर, पटना से दिल्ली, यहाँ से भारत के अंदर जितनी हवाई जहाज चलती वो सारा ऑपरेशन कौन देखता? इंडियन विमान निगम। 2 निगम बने। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का राष्ट्रीयकरण किसने कर लिया? सरकार ने। टाटा से किसने ले लिया? भारत सरकार। अरे नहीं हम चलाएंगे, तो चलाओ कोई दिक्कत नहीं। अब 2 निगम बनाए सरकार ने, कहा देखो भाई 2 प्रकार की सेवाएं हैं, एक सेवा जो विदेश के लिए, एक सेवा जो भारत के अंदर के लिए। भारत के अंदर विमान का काम करेगा, आने जाने काम करेगा इंडियन विमान निगम, भारतीय विमान निगम करेगा। और एक दूसरा निगम बनाया जिसका नाम था एयर इंडिया। अगर आपको जाना है भारत से अमेरिका, लंदन, नेपाल, कहीं भी विदेश में कहीं जाना होगा तो वो कौन सा आएगा? एयर इंडिया। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, बना दिया अच्छी बात है। आगे चलोगे आप, अगली बात आती है दिल्ली का
दिल्ली में कितने हवाई जहाज आते हैं डेली? इंटरनेशनल कितने आते हैं, जाते हैं, कितने देशों में जाते हैं? यार बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। देख, अगर किसी परीक्षा में आया है तो भाई मुझे नहीं आता है, और अगर तेरे मन में जिज्ञासा है तो फिर ये कोई प्रश्न नहीं है ना? हाँ हाँ, कितना करंट अफेयर में बताया था? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मेरे सच में नॉलेज नहीं, मैं क्या बताऊँ, बताओ उस बारे में। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता है। अगर सुनो सुनो, अच्छा ऐसा होगा, कोई मैं बताता हूँ आपको, एस के सर ने बताएगा, तो ऐसा चलो किसी भी सर ने बताया होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी सरकार की, एविएशन डिपार्टमेंट ने कोई ना कोई रिपोर्ट रिलीज करी होगी, उसमें बताया गया होगा कि देश के अंदर इतनी घरेलू उड़ान होती है, इतनी विदेशी उड़ान होते हैं, तो भाई ये करंट का होगा, मैंने नहीं पढ़ा होगा इसको, है ना? बाकी वैसा कोई नहीं है कि भाई कोई फिक्स, मेरे पास कोई डेटा ऐसा नहीं है ना। चलो अब सुनो आप, फिर क्या हुआ कि अलग अलग काम करने लगे 53 से लेकर के, और पूरा 47 साल वो निकाल दिए, 17 साल इधर निकाल दिए, 64 साल निकाल दिए। 64 साल बाद इन्होंने सोचा यार दो निगम बना के नई सिस्टम बैठ रहा है, एक काम करते दोनों को मिला देते हैं। इन्होंने भाई साहब इंडियन नेशनल एविएशन कंपनी और एयर इंडिया का क्या कर दिया, मिला, दोनों को मिला दिया। फिर भी इनसे नहीं चला, फिर लास्ट में किसने चलाया? टाटा ने, दोनों को मिला दिया और इसका एक ही नाम कर दिया एयर इंडिया। वर्तमान में टाटा समूह के द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया गया। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। जितने भी एयरपोर्ट के बनाने का काम, एयरपोर्ट के मेंटेनेंस का काम, एयरपोर्ट पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसे सिक्योरिटी होगी, सब काम जो करती है कौन करता है? फिलहाल एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाता है। देखो जो लास्ट अंतिम डेटा था, आंकड़ा था, वो ये था कि वर्तमान में हवाई अड्डों की संख्या कितनी? 107, जिसमें से 24 अंतर्राष्ट्रीय। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? एक 2016 में एक योजना आई जिसका नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। सरकार ने कहा देखो, अगर दिल्ली से और पटना के बीच का किराया 12,000 रुपया है, तो इस सुन तो लो भाई, इसको कम कर दो, घटाओ इसको, आधा करो इसको, मतलब मुझे नहीं पता कितना कम करना, लेकिन कम करो। आप जो कम में जो टिकट बेचोगे और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो भारत सरकार देगी पैसा। जैसे किसी इंडिगो ने मान लो पटना दिल्ली की जो 100 टिकट बेची और उसको उसने मान लो 50% डिस्काउंट दिया, तो 100 टिकट का आधा पैसा तो कस्टमर से ले लिया, आधा पैसा उसको देगी सरकार, ताकि आम आदमी भी हवाई जहाज में उड़ सके। समझ में आई बात? अभी मेरे नहीं, हमें नहीं मिलता है, वो कंपनी जो जितना टिकट बुक होती है वो कंपनी बताती है सरकार को, देखो सब हमने इतनी टिकट बेची, इतना हमने डिस्काउंट दिया, अब हमें पे करो। सरकार देती है इस योजना के अंतर्गत। तो जैसे कल अभी मेरे दोस्त आए हुए थे जयपुर से, वो कहीं गए थे कोई काम से, इधर हस्बैंड वाइफ आए थे, तो मेरी उनसे बात हुई, तो वो बोले कि यार जाना है टिकट वगैरह ट्रेन की। मैंने कहा ठीक है, आधार कार्ड भेजो, मैंने उनको दोनों की टिकट बनाई, ठीक है ना? तो उनकी मैंने टिकट बना दी, तो वो पटना से, फिर कल पटना से वो फ्लाइट से गए। अब वो इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, बस उनकी खुशी को ठिकाना ही नहीं था। वो बोले कि फोन पे भेज दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। मतलब कब कहा ये बात उन्होंने? जब वो बैठ के चले गए, मजा ले दिया था, है ना? टिकट बनाई जब याद नहीं आया उसको कि पैसा भी देना है ना, तो मतलब क्या हुआ ना, उनको बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं? तो टिकट भी ज़्यादा नहीं लगा, 12,000 रुपये उनका लगा, तो आराम से चले गए लोग, ठीक है ना? तो टाइम बच के सारा 14 घंटा 12 घंटे 1.5 घंटा लग गया, है कि नहीं? तो आम आदमी भी फ्लाइट से यात्रा कर सके। सरकार ने कौन योजना चलाई? उड़े देश का आम नागरिक, नाम है उड़ान। क्या है? उड़ान। 2016 में इसका शुभारंभ हुआ और इसके अंतर्गत पहली जो उड़ान संचालित की गई वो किसके भी? दिल्ली और शिमला। क्यों भाई? क्योंकि लोग शिमला घूमने जाते होंगे, तो फ्लाइट से जाओ पहली बार घूमने के लिए, तो यहीं से शुरू किया गया सबसे पहला, ठीक है? यहाँ शुरू किया गया। अब हम जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, बस ये 2 ही स्लाइड है और नहीं पढ़ेंगे, है ना? देखो एक बार नाम एक करके पढ़ लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी, कौन सा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित। ये इंदिरा गांधी कहाँ पे? दिल्ली में, है ना? भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यही है, इतने फ्लाइट जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो इंदिरा गांधी विश्व में 8वां स्थान है, सबसे बेस्ट। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत सुंदर अंदर से, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जल विद्युत से भी चलता है और किससे चलता है? सौर ऊर्जा। भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, 1 नंबर। दूसरा, एक और देखो, गुजरात, इधर आ जाओ, पंजाब के चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीनगर के अंदर है शेष उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इधर आपका पंजाब के अमृतसर में है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इधर आपका असम में पड़ता है, कौन सा? 2 पड़ते हैं, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में पड़ता है। असम में एक और पड़ता है गुवाहाटी, इधर ही रूपसी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद। राजीव गांधी कहाँ पे है? हैदराबाद, है ना? है ना? हैदराबाद है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप देखोगे तो अहमदाबाद में कौन सा? सरदार पटेल, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर हवाई अड्डा है, मैं भी गया हूँ इस पर। तो इधर मुंबई के अंदर आपका पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, सांता क्रूज मुंबई में है ना? गोवा के अंदर पड़ता है दाबोलिम हवाई अड्डा है। इधर आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है कैंपागोड़ा, कौन सा पड़ता है? कैंपागोड़ा। कोची के अंदर कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल एकमात्र राज्य जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला कौन सा है? केरल, केरल है। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत का पहला कौन सा है? कोची। देखो एक तो किससे चलता है? सौर ऊर्जा, पूरा कंप्लीट किससे चलता है? सोलर से। और पीपीपी का मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इससे चलता है। एक आपका पड़ता है कालीकट, कोझिकोड में पड़ता है। एक आपका त्रिवेंद्रम में पड़ता है। मीनामपुरम कहाँ पर है? चेन्नई में। मीनामपुरम कहाँ है? चेन्नई में। अब ये इनको रख लेना आराम से बैठकर घर पे। और देखोगे आप तो कुछ स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़। देवी अहिल्याबाई कहाँ पर? इंदौर। बागडोगरा कहाँ पर? सिलीगुड़ी। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। नेताजी सुभाष कोलकाता। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? नोएडा, यूपी। और ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे वे होते हैं जो नवीनतम तकनीकी पर आधारित होते हैं, जिनसे ज्यादा अभी तो और पढ़ना है, 3 मिनट बचे हैं अभी तो। चलो 15 पटना में कितने हैं? नहीं पटना में नहीं, सॉरी बिहार में। याद रखना, बिहार वाले भी आएंगे पेपर में, ठीक है? थैंक यू।